ओके। आवाज आ रही है आप सबको? जी सर। हाँ बेटा, आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए शॉर्ट में, ताकि हम लोग आपसे बात कर सकें फिर। प्लीज। Sir, my name is Anupam Mishra. I am from Sultanpur, Uttar Pradesh. I have done my education from my school education from Sultanpur itself, from Saraswati Vidya Mandir Inter College, Kadipur. After that, I have done BTech in Electrical Engineering from MNNIT Allahabad, Prayagraj. And after completing my BTech, I am preparing for civil services. This is my fourth attempt and first interview in PCS. बिलोंग टू सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा सुल्तानपुर। है। देन आवाज नहीं आ रही है मेरी प्रॉपर? सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। सम वीडियो नहीं आ रहा है? तो शायद इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है आपका। अ, आवाज आ रही है हल्की कट कट के। इंटरनेट इज ओके। आपको आप अपने उसमें चेक करो, एक ग्रिड ऑप्शन होगा ना जूम में। ओके सर। हाँ, ग्रिड पे आप क्लिक कर दो, सबका दिखेगा। हम्म, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। अच्छा ठीक है। आप सुल्तानपुर से हैं? यस। आर यू ऑडिबल प्रॉपर और नॉट? यस सर, आई एम फ्रॉम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट इन विच कमिश्नरी बिलोंग्स? सर, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट फैज अयोध्या मंडल में आता है। मंडल में। इसका नाम पहले फैजाबाद मंडल था। आर यू नॉट? सर, आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है। सर रुकिए, मैं बात करता हूँ। शिवांग सर आप हैं या सूरज सर आप हैं? हेलो। गुड इवनिंग अनुपम। मैं गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है अब तक? जी सर, जी सर। ओके। अनुपम, जब आप अपने विषय में बता रहे थे तो मुझे आपकी उम्र के विषय में कोई अंदाजा नहीं हो पाया। क्या आप मुझे बताएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 जनवरी 1999 है। 1999। यस सर। ठीक है। अनुपम, आपने बीटेक किया, इलेक्ट्रिक्स में बीटेक किया आपने, और उसके यस। बाद में कि एक आदमी अपने लिए कुछ चीजें चुनता है, और जहां तक मैं समझता हूँ 10+2 के बच्चे इतनी करती है तो आपको तरीके की। तो आप कहाँ गलती हुई? हम्म, सर, मैं फिर इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये 10+2 के बाद सर मुझे क्लियर नहीं सुनाई दिया। मैं एक बार अपना ठीक है, मैं पूरा दोबारा बता कनेक्शन। देता हूँ। हाँ सर। आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने बीटेक किया यस सर। और आप पीसीएस दे रहे हैं, सिविल सर्वेंट की नौकरी आप चुनना चाहते हैं। यस सर। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि 10+2 के बाद में किसी भी छात्र का बौद्धिक स्तर इतना होता है कि वो अपने भविष्य के बारे में एक बुद्धिमत निर्णय ले सके। आपसे यस कहाँ गलती हुई? सर, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें गलती की है। मैंने सर 10+2 के बाद जब मैंने 12th में साइंस लिया था, तभी से मेरा ये था कि मुझे पहले इंजीनियरिंग करना है, उसके बाद मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है। तो ये मेरा पहले से ही हमेशा से एम रहा है सर। बारे में दो और बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपके बनने के बाद में किस तरीके से मदद करेगी?
सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर्टिकुलर की जगह मैं एक जनरल इंजीनियरिंग का पहले आपको बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग मुझे इसमें किस तरह से हेल्प करेगी। सर जी जिस तरह से हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज में काफ़ी बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जैसे किसी का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड हो गया, किसी कोई ज्योग्राफी, कोई पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का हो गया। तो सर जैसे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का जो है, अगर उनको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ पॉलिसी बनाई हुई, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि उनका वो बैकग्राउंड है। तो उसी तरह सर आज का जो ये जमाना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एज है, तो इसमें मुझे लगता है कि मेरी इंजीनियरिंग करने की वजह से मुझे टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों की समझ थोड़ा ज़्यादा है, जो मुझे सिविल सर्विसेज में भी हेल्प करेगी। चलिए अनुपम। अनुपम, आजकल हम अपने पूरी विश्व राजनीति में देख रहे हैं, युद्धों का एक दौर चल रहा है। अभी जी हम सर। रशिया, यूक्रेन और बाद में फिर गाजा पट्टी को लेकर जो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में झड़प हो रही है, और उन्हीं के समानांतर कुछ ईरान में और कुछ एक दो जगह भी हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये जो समय है, तो कई सारे विद्वान पोस्ट मॉडर्निज्म की एक संज्ञा भी देते हैं, क्या ये आने वाला समय अवसाद और युद्धों से भरा हुआ है? सर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतने सारे युद्ध और खासकर कोरोना के बाद जिस तरह से प्रोटेक्शनिज्म और फ्रेंड शोरिंग और मिनीलैटरलिज्म का दौर चल रहा है, तो उसमें कंट्रीज अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए, ग्लोबल इंटरेस्ट की जगह वो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इस वजह से हम बहुत सारे युद्ध देख रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि रूस और यूक्रेन का भी देखा हमने, इजराइल और हमास का भी देखा। लेकिन सर इसमें मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। जिस तरह से कोविड ने ये हमें बता दिया कि अ, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो आगे आने वाले चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज या फिर काफी वर्ल्ड के लिए चैलेंजेस है, उसमें हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है सर कि आगे आने के लिए डिप्लोमेसी और पीसफुल रिजोल्यूशन ही एक आइडियल वे होना चाहिए, और कंट्रीज को वॉर रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। चलिए, क्या इतिहास के विषय में आपको कुछ जानकारी है अनुभव? सर क्या आप रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूँ, क्या गाजा पट्टी के इतिहास के विषय में आपको कोई जानकारी है? हमसे जी कुछ सर। शेयर करना चाहेंगे इस संबंध में? जी सर। सर गाजा पट्टी ये पूरा जो इलाका है, सबसे पहले सर यहाँ पे जब ओटोमन एम्पायर का शासन था 1918 में सर, ब्रिटिश ने जब इस पे कब्जा किया तो ब्रिटिश ने यहाँ पर इजराइल इजराइल जो ज्यूस का बहुत ज्यादा परसिक्यूशन हो रहा था, तो इजराइल ब्रिटिशर्स ने बाल्फोर डिक्लेरेशन ले आया, जिसके तहत उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम ज्यूस को बसाएंगे। उसके पहले वहाँ पे पैलेस्टाइन और खासकर मुस्लिम लोग रहते थे, तो इन्होंने ज्यूस को वहाँ पे बसाने का शुरू किया। फिर धीरे धीरे सर 1948 में एक ये यूएन में रिजोल्यूशन आया कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स और वहाँ पे ज्यूस और पैलेस्टाइन दोनों को रहने का दिया जाएगा, और टू स्टेट सॉल्यूशन इंडिया तभी से सपोर्ट करता आ रहा है। लेकिन बाद में सर काफी वहाँ पे दोनों तरफ से चेंजेस होते रहे, दोनों लोग अपने पैलेस्टाइन और इजराइल ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी के लिए लड़ाइयाँ होती रही। और इस टाइम पे गाजा स्ट्रिप जो है वो मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ, और उसके ईस्ट में इजराइल है, और बेसिकली वहाँ पे हमास नाम की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे शासन कर रही है अभी। ठीक है। बस आप मुझे आखिरी सवाल ये बता दीजिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 में आए, अ, उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जी दोनों के को विभाजित करने के लिए कौन-कौन से सूत्र आप देखते हैं? सर मैं थोड़ा देर इस पे सोचना चाहूंगा। हम्म, हाँ।
सर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो सबसे पहले आए तो वो ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी कि उन्होंने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को अलग थलग करने के लिए एक कैरेट और स्टिक पॉलिसी अपनाई थी। उसमें वो कैरेट दिखाते थे कि मॉडरेट्स के लिए वो यूज करते थे कि उनको प्रलोभन देते थे या इस तरह से छोटे मोटे रिफॉर्म्स करके कि आगे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ रहिए, आप हमारा विरोध मत करिए। तो और उसके साथ ही साथ वो सर एक्सट्रीमिस्ट के लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई थी, जिसके तहत वो एक्सट्रीमिस्ट पर कड़ा एक्शन लेते थे। और इससे मॉडरेट्स में एक ये भी संदेश आता था कि अगर हम इनका विरोध करते रहेंगे तो हमारे ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तो सर उसमें उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने मेन किया, उन्होंने इलेक्टोरेट का प्रावधान किया। हालांकि वो इलेक्टोरेट बहुत छोटा था, जिसमें खासकर कुछ जमींदार या फिर कुछ हाई क्लास के लोगों को ही इलेक्टोरल वोट्स ठीक है। डालने का मौका दिया गया था। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट का आवाज आ भी रही है? प्रावधान किया। सर अभी यू मुझे कंटिन्यू। ठीक है सर, ठीक है, इनको लोग ठीक है, पूछते नहीं। थैंक पूछिए पूछिए सर, क्वेश्चन थैंक बस यू। मैंने इनको रोक दिया कि वो हिस्ट्री का उतना बेहतर नहीं है। हाँ सूरज सर। ठीक, पूछिए। ठीक है, शिवांग सर आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। कंटिन्यू पे बात में। सर मेरा टर्न, मैं पूछूं सर। बिल्कुल। अ, अनुपम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, जी सर। ये बताइए, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई सरस्वती विद्या मंदिर से हुई, राइट? जी सर। क्या डिफरेंस पाते हैं आजकल के कॉन्वेंट स्कूल में और सरस्वती विद्या मंदिर का जो एक मैकेनिज्म है उसमें? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरस्वती विद्या मंदिर जो मेरा स्कूल था, मेरा तो उस समय हिंदी माध्यम में ही था। आजकल हम्म। वो इंग्लिश मीडियम में भी सीबीएसई बोर्ड से भी संबद्ध है। उसके ठीक है। अलावा सर मैं ये पाता हूँ कि वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। जैसे हम्म। हमें भी सर बहुत सारे अपने ऐसे लोग हो गए जो जैसे वीर हकीकत राय के बारे में, और थोड़ा सा उनका सर आरएसएस की तरफ, आरएसएस की संस्था है, आरएसएस की तरफ झुकाव भी रहता है। इसके अलावा सर हमारे देश के जो क्रांतिकारी रहे हैं जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, इन सब की जीवन की प्रेरणादायी बातों को हमें बताया जाता था। और हम्म। कोशिश सर ये किया जाता था कि हमारे लिए सर्वप्रथम नेशन इम्पोर्टेंट होना चाहिए, देश हमारे लिए सर्वोपरि है, जिसको आधार रख के हमेशा हमें शिक्षा दी गई है। और मैं मानता हूँ कि वो शिक्षा बहुत अच्छा है। जैसे वहाँ का हमारे प्रधानाचार्य जी काफी बोलते भी थे कि अनुपम शिक्षा जी, वही है जो थोड़ा सा चरित्र इंटरप्ट निर्माण करूंगा करे। आपको। सर का क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली? सर ने क्या पूछा था आपसे? सर ने सर अभी मैं उसमें आ जो रहा हूँ। कंटेम्प्रेरी अन्य जो हमारे शिक्षा का पैटर्न है अन्य विद्यालय, उनका एक कंपैरिजन आपसे पूछा था। मैंने सर पांच मैं उस अंतर पे आ रहा आपसे हूँ। पूछे। हाँ, मैंने हाँ, 5 अंतर पूछे। आप उस पे आप आइएगा। क्या टू द था? पॉइंट सर सीधे आइए। सर कॉन्वेंट स्कूलों में ये नहीं है। कॉन्वेंट स्कूल ज्यादातर इंग्लिश मीडियम और इस तरह से नेशनलिज्म को उस हिसाब से प्रमोट नहीं करते जितना विद्या भारती के स्कूल्स करते हैं। हम्म। और सर अभी तो मुझे ये दो ही अंतर प्रतीत हो रहे हैं। आपने कहा कि नेशनलिज्म को उस तरह से कॉन्वेंट स्कूल उस तरह से उसको बढ़ावा नहीं देते। एक्चुअली समस्या ये है कि नेशनलिज्म की जो परिभाषा है ना, ये हर ग्रुप एक अलग तरह से उसको एलिब्रेट करता है। तो आप क्या इसका मतलब आप उस नेशनलिज्म के स्कूल का के मतलब क्या कहते हैं, परिचायक हैं या फिर उसको सपोर्ट करते हैं जो सरस्वती शिशु मंदिर जैसा नेशनलिज्म फैलाना चाहता है? क्या अंतर है उसके नेशनलिज्म में और आजकल के कॉन्वेंट स्कूल के नेशनलिज्म में? सर नेशनलिज्म तो ये भी मेरा फैलाते हैं, इसमें नो डाउट, बट दोनों सर में अंतर मेरा क्या है? सर मेरा नेशनलिज्म से तात्पर्य खासकर विद्या भारती के ये है कि वो हम्म। हर चीज में जो मुझे अच्छा लगा कि भारत को सर्वोपरि हर चीज में हम कैसे देश निर्माण में पार्ट ले सकें वो बताते हैं। जो कि मुझे लगता है कॉन्वेंट स्कूल्स में मैं ये नहीं कहूंगा सर कि वो देश के लिए नहीं, वो उनका भी पूरा हम्म। करिकुलम है, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से विद्या भारती के स्कूल्स करते हैं कि हर चीज में
देश के लिए हम कैसे कुछ कर सकें ये बताना, उस हिसाब बस से मैं वही वही मैं अंतर जानना चाहता हूँ। आपने कहा ना उस हिसाब से वो नहीं करते, वो जो हिसाब शब्द है ना उसको एलेबरेट कीजिए कि कौन से हिसाब में विद्या मंदिर नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है, जो कि आजकल के कॉन्वेंट स्कूल नहीं कर पा रहे हैं। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितनी भी महापुरुष होते थे, हम्म सबकी जयंती मनाई जाती थी। जैसे हम्म स्वामी विवेकानंद की जयंती पे हम पूरे अपने तहसील में रैली निकालते थे, या फिर हम्म इस तरह से जितने भी महापुरुष जो इन्होंने देश के लिए योगदान दिया हुआ है, हम उनकी हम्म जयंती मनाते थे। हमारे सर प्रेयर्स के टाइम पे उनके जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग होते थे कि हर छात्र को मौका दिया जाता था कि आप एक एक प्रेरक प्रसंग बताना है कि आप उन्होंने देश के लिए क्या किया, या फिर उनके जीवन से हम्म जिससे हम शिक्षा ले सकें। हम्म। तो तो ये अगर सर कोई व्यक्ति, हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति साइंस, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री इस पे कम ध्यान दे और अपने जीवन की जो शिक्षा है उसका अधिकतम हिस्सा जयंती मनाने और हमारे महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों को याद करने में व्यतीत करे, तो एक साइंटिस्ट की अपेक्षा वो ज्यादा राष्ट्रवादी होगा। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक मैं इसको एक भ्रांति मानता हूँ कि अगर हम अपने महापुरुषों या फिर उनकी जीवन से शिक्षा ले रहे हैं तो हम साइंस में उतना ध्यान नहीं दे सकते। सर हम्म इसको मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर विद्या भारती के स्कूलों का अगर आप यूपी बोर्ड का परिणाम भी देख लें तो हम्म ज्यादातर जो उसमें टॉप रैंक्स होती हैं वो विद्या भारती के स्कूल्स कई बार रहते हैं। और हम्म खासकर सर मैं अपना भी उदाहरण देना चाहूंगा, मैंने स्वयं क्लास 12th में यूपी बोर्ड में 8th पोजीशन ले आया था मैं। तो हम्म मुझे नहीं लगता है सर कि इसके वजह से पीस और मेरा पीसीएम बैकग्राउंड ही था, तो हाँ इसकी वजह से हमारी साइंस प्रभावित होती है। और हाँ सर रही बात आपने जो कहा कि क्या वो अगर कोई सिर्फ साइंटिस्ट है तो क्या वो कम देशभक्त है, नहीं सर, हम्म मैं बिल्कुल नहीं मानता, वो भी पूरा देशभक्त है। मैं बस हम्म। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि विद्या भारती का थोड़ा अलग तरीका है। हाँ, तो मतलब कि कॉन्वेंट स्कूल अगर अपने डेयरी के कैरिकुलम में अगर वो जयंती मना ले और महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों पर कुछ चर्चा कर लें उनकी हम्म। जयंती के समय, तो वो कमोबेश आपके हिसाब से सरस्वती विद्या मंदिर और विद्या भारती के कंटेम्पररी, मतलब उनके समकक्ष बिल्कुल आके खड़े हो जाएंगे। ये एक हाँ सर। सीख आपके हिसाब से लेनी चाहिए उनको। हाँ सर, ये चीज अगर वो करे तो वो विद्या भारती के स्कूलों की तरह कुछ हो सकते हैं। जी सर। हाँ, तो यहाँ पर इन दोनों के राष्ट्रवाद में अंतर आ जाएगा। फिर मतलब वो उन्हीं की तरह राष्ट्रवादी हो जाएंगे जैसे सरस्वती विद्या मंदिर की धारणा है राष्ट्रवाद होने की, राष्ट्रवादी सर होने की। शायद मैं अपनी बात वो नहीं मैं सही तरीके से समझा नहीं पाया सर। राष्ट्रवाद से मेरा ये मतलब नहीं है कि कॉन्वेंट स्कूल राष्ट्रवादी नहीं है। मेरा ये मतलब है कि ये एक जिस तरह का राष्ट्रवाद, जिस तरह का नेशंस की हम अपने पूर्वजों और हम अपने क्रांतिकारियों, हम अपनी सारी चीजों को सेलिब्रेट करें, वो हम्म एक डिफरेंट तरीके का, वो विद्या भारती का अलग तरीका है। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं हुआ एग्जैक्ट कि बस। हाँ, अब जी आपने सर। बिल्कुल बैलेंस किया। मेरा मतलब ये था जो आपने भी पहले कहा था ना कि वैसा राष्ट्रवाद कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं है। देखिए, राष्ट्रवाद का अलग अलग स्वरूप है ना। हम अगर एक्स राष्ट्रवाद को लेकर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य राष्ट्रवाद का जो मूल बिंदु है अगर उसको हमने पकड़ा है और थोड़ा सा इधर उधर भी हैं, तब भी हम उतने ही राष्ट्रवादी हैं जितना दूसरा राष्ट्रवादी है। तो राष्ट्रवादी मेरे हिसाब से कॉन्वेंट स्कूल्स की जो विचारधारा वो भी है और जो विद्या मंदिर उसकी भी है। बस राष्ट्र का थोड़ा सा स्वरूप में अंतर हो सकता है, जैसे कि नहीं हम एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटिस्ट में देख रहे थे कि दोनों का लक्ष्य एक ही था, थोड़ा सा स्वरूप में अंतर था। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं। ठीक ठीक, मैं यही से खत्म कर रहा हूँ। दूसरा, आपका टॉप 5 अपने सर्विसेज के प्रेफरेंसेस क्या भरी हुई हैं? सर सबसे पहले मेरा डिप्टी कलेक्टर है, फिर हम्म डिप्टी एसपी है, उसके हम्म बाद ट्रेजरी ऑफिसर है, और हम्म उसके बाद सर यात्री मालकर अधिकारी है, और हम्म फिर जिला कमांडेंट होमगार्ड्स। डीसीएसजी होमगार्ड, ओके। तो आपने एक चीज मिसिंग है, बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने टॉप 5 में जो वेलफेयर ऑफिसर वाली पोस्ट हैं, जैसे 3 है मैं देख पा रहा था, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जो सीधे इंक्लूसिव ग्रोथ और वंचित वर्ग के उत्थान से जुड़ा होता है, वो आपने एक भी नहीं डाला। ऐसा सर क्यों? वो मेरे प्रेफरेंस में है, लेकिन वो जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के बाद हम्म, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उसके बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी भी है। और दिव्यांगजन उसके बाद में होगा।
हाँ सर, उसके बाद दिव्यांगजन। ये ट्रेजरी ऑफिसर को आपने थर्ड में डाला, ऐसा क्यों? क्या कार्य होता है चीफ ट्रेजरी ऑफिसर का? सर, ट्रेजरी ऑफिसर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं सारे, उनको हम्म, मैनेज करता है, उनको प्लस सर वो ये भी इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो एज पर हम्म, लॉ हो रहे हैं या नहीं, कहीं पे कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है। डीवाईएसपी के कार्य क्षेत्र में क्या परिवर्तन आता है अगर कोई जिला सामान्य जिले की बजाय कमिश्नरी प्रणाली में परिवर्तित हो जाए? सर, कमिश्नरेट सिस्टम में जो हमारे सर नॉर्मल जिले में डिप्टी कलेक्टर के पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, सॉरी, मैंने जैसे डीवाईएसपी पूछा, डीवाईएसपी मैंने पूछा, डीवाईएसपी सर के कार्य में। हाँ। सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे वो पावर्स जो होती हैं सर, वो जब कमिश्नरेट बन जाता है तो वो एग्जीक्यूटिव से वो पावर पुलिस के पास चली जाती है। तो सर जैसे सीआरपीसी 151, जो कि पहले सीआरपीसी था, अभी चेंज हो चुका है, इसके तहत कुछ पावर्स होती हैं। और 144 की जो पावर होती है, जिसके तहत 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग नहीं हो सकती, जो कि खैर पुलिस कमिश्नर लगाते हैं, लेकिन इनको भी ये इम्प्लीमेंट करने में इनका योगदान होता है। तो सर बेसिकली सीआरपीसी, जुडिशियल एक पावर्स सेकंड इनके पास है। नंबर, सीआरपीसी 144 में 5 से अधिक गैदरिंग की बात की गई है? 5 ही है संख्या, एग्जैक्ट आप श्योर हैं? सर जितना मुझे जानकारी है, मुझे तो 5। ठीक है, आगे प्लीज कंटिन्यू कीजिए। और कौन कौन सी पावर में चेंज आएगा? सर इसके अलावा कुछ पावर्स जैसे सीआरपीसी 110 से 116, सर मुझे हो सकता है सेक्शंस थोड़ा कम याद हो, लेकिन उसमें सर काफी जुडिशियल पावर्स दिया गया है, जो कि उनके पास चली जाती है, डिप्टी एसपी के पास, जिसका वो यूज कर सकते हैं। आप सेक्शन मत बताइए, आप मोटा मोटा आप सिर्फ शीर्षक बता दीजिए। जैसे कि आपने जुडिशियल बताया, कौन कौन सी जुडिशियल पावर डिप्टी एसपी के पास आ जाएंगी? सर जैसे होते हैं कि शांति भंग कोई करता है तो उसको हम्म, उसको जेल में डाला जा सकता है शांति भंग पे। या फिर एक सर पावर होती है कि आप बॉन्ड साइन करा लेते हैं कि कोई भी आप अगर आपसे कोई भी ऐसा कार्य हम्म, होगा जो शांति भंग करेगा, या कहीं दो पक्षों में इस तरह की संभावना हो कि लड़ाई हो सकती है, तो ऐसे बॉन्ड साइन करा लिए जाते हैं। तो ये हम्म। सारी पावर्स सर डिप्टी एसपी के पास होती हैं। हाँ, लेकिन ये पावर जुडिशियल नहीं बोली जाती है। ठीक है, फिर भी अगला एक छोटा सी इसी पे क्वेश्चन है कि डीवाईएसपी को क्या बोलते हैं कमिश्नरेट प्रणाली में? उसका नाम बदलता है कुछ? आ, सर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, यस, एसी। एग्जैक्ट, वेरी नाइस, यस यस। रूस यूक्रेन वार में भारत का क्या स्टैंड था, या क्या स्टैंड है? अभी भी वो एक्सटेंड होता ही जा रहा है, छोटे मोटे उसमें स्वरूप में, बदलते स्वरूप में, लेकिन अभी भी है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या स्टैंड है भारत का? सर रूस यूक्रेन वॉर में पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट आया था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो वो हम्म, भारत का स्टैंड रहा है। उसके अलावा पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि पीसफुल रिजोल्यूशन थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इस वॉर का पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए। इसके हम्म, अलावा सर ऑनरेबल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स ने एक स्टेटमेंट दिया है कि क्योंकि उनके ऊपर इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था कि आप हम्म, एक स्टैंड लीजिए, तो उन्होंने हम्म, बोला वी आर नॉट ऑन यूक्रेन साइड, वी आर नॉट ऑन रशिया साइड, वी आर ऑन हम्म, आवर साइड, वी आर हम्म, परसुइंग आवर इंटरेस्ट। तो सर हम्म, इंडिया इसी वजह से वेस्टर्न सैंक्शन के दबाव के बाद भी इंडिया हम्म, रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है और चाहता हम्म, है कि पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाए डिस्प्यूट्स का। हम्म। ओके, थैंक यू सर। अनिल सर, प्लीज थैंक कंटिन्यू। यू। यस सर। अनुपम जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? सर मैं सुल्तानपुर से हूँ। अच्छा, आप सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, शुरू में मैं सुन रहा था आपके द्वारा कि आप बता रहे थे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड के लोगों का कुछ विशेष प्रिविलेज है इन सर्विसेज में। जबकि अपने एक्सपीरियंस से मैं ये देखता हूँ कि विशेषकर जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं, स्टेट सर्विसेज हैं, उनमें जो विशेषज्ञ सेवाओं के भी लोग आते हैं, जैसे मेडिकल के हुए या इंजीनियरिंग सेवाओं के लोग हुए, वो लोग भी लेस और मोर मैनेजर्स बन जाते हैं या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में काम करते हैं। मुझे कहीं नहीं दिखता कि वो विशेषज्ञ की तरीके से काम करते हैं। जैसे कोई स्टेट मेडिकल सर्विस का ऑफिसर है, तो फिर वो मुझे कहीं से डॉक्टर नहीं दिखता, फिर वो मुझे लगता है कि वो एक मैनेजर है, एक ऑफिसर है, जैसे हम लोग हैं। तो क्या ये वास्तविक है कि वाकई में इस साइंस की पढ़ाई का या इंजीनियरिंग की पढ़ाई का
इन सर्विसेज में वाकई कोई प्रिविलेज है, या आप उस बात को जस्टिफाई केवल करना चाहते हैं? आपको लगता है सर मतलब आप कुछ विशेष अतिरिक्त कर पाने की स्थिति में होंगे उसमें? सर जैसे आपने वो बोला, आपने स्पेशलाइज सर्विसेज का बोला, और जी। पीसीएस जो है वो एक जनरलाइज सर्विस है। जी तो जी। सर मैं आपको इस तरह से बताना चाहूंगा कि अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, टेक्नोलॉजी, मैंने कॉलेज में काफी टेक या फिर डिजिटल टेक के बारे में हमें जानकारी थोड़ा ज्यादा होती है, जी। ये नॉर्मल स्टूडेंट्स है। तो सर ये एक टर्म होता है कि फेमिलरिटी हमें ज्यादा होती है। जैसे गवर्नमेंट का कोई स्कीम आई कि गवर्नमेंट ने बोल दिया सारे ऑफिस जो है, जैसे ई ऑफिस स्कीम ही है, या फिर ऐसा कोई ऐप आ गया कि ऐप पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो हम वो काम ज्यादा, हमें फेमिलरिटी होती है, तो हमें उतना ज्यादा उसके लिए ट्रेनिंग या इन चीजों की जरूरत नहीं है। और प्लस हम उसमें इनोवेशन भी कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे सर ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें किसी डीएम या एसपी ने ऐसा ऐप बना दिया कि उसके थ्रू सारे मतलब लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। और इसके अलावा सर मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि कोविड टाइम में हमने देखा था जब बहुत सारे लोग मर रहे थे, तो एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल था सर, वहां पे वेंटिलेटर रखे हुए थे, लेकिन वेंटिलेटर को जो असेंबल करने के लिए टेक्नीशियन आने वाले थे वो आ नहीं पाए थे, तो लोगों की डेथ हो रही थी। तो वहाँ के डीएम और एसपी, उनका सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, तो उन लोगों ने उसको मैनुअल पढ़ा और उसके बाद टेक्नीशियन से बात करके उसको असेंबल किया। तो सर उनको थोड़ा अपना बैकग्राउंड का होने का फायदा मिला, और उसकी वजह से सर काफी लोगों की जान भी बची। तो ठीक है। मैं उस तरह से हेल्प कर ठीक सकता है, हूँ। मैं कुछ सेवाओं के बारे में जानना चाहता हूँ। डिप्टी कलेक्टर के क्या क्या कार्य हैं? हाँ सर, डेप्यूटी कलेक्टर सबसे पहले सर लैंड रेवेन्यू और लैंड डिस्प्यूट्स में करता है, जो यूपी रेवेन्यू कोड है उसके हिसाब से उनको पावर्स दी गई हैं। इसके अलावा सर डिप्टी कलेक्टर एज ए एसडीएम जब काम कर रहे होते हैं, तो इनके पास होता है कि पीस कमेटी की मीटिंग कराना। जैसे कोई रिलीजियस फेस्टिवल है तो उस टाइम पे कोई इश्यू ना हो, तो पीस कमेटी की मीटिंग्स वगैरह होती है। और सर जैसे मैंने पिछले कमिश्नरेट के जवाब में बताया था, काफी पावर्स भी सीआरपीसी में देते हैं, जिसके हिसाब से वो पीस मेंटेन करने के लिए एक्शंस भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट काम आपने डिफाइन नहीं किए। निर्वाचन से जुड़े हुए काम है, आपदा के समय जुड़े हुए काम है, लॉ एंड ऑर्डर के काम है। हाँ मतलब सर, मैं मैं अभी क्षमा आपको एक चाहूंगा, वो सजेशन सब दे रहा हूँ। देखा है। जैसे आप आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, नो डाउट, आप बोलते भी बहुत अच्छा है, बट चीजों को आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में ले जाते हैं। उसके ये अभी हम लोग बाद में बताएंगे आपको। तो बेहतर ये कि उसे यहाँ पे कम से कम इंटरव्यू में उसे आप पहले पॉइंट्स में बताने का प्रयास करें कि अगर डिप्टी जी कलेक्टर के क्या काम है, तो हम उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में बांट के हम उन्हें चार पांच जो इम्पोर्टेंट काम है उन्हें पॉइंट्स में बताने का प्रयास करें। बाद में जी अगर आपसे बोर्ड पूछता है, बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं, तब आप उन्हें ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत अच्छा है। और डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम के कार्यों में मतलब क्या दोनों के पदनाम में या भूमिका में क्या अंतर है? हाँ, सर डेप्यूटी कलेक्टर जब अगर जैसे कोई पीसीएस में सेलेक्ट होता है, तो गवर्नर उन्हें एज अ डेप्यूटी कलेक्टर पे पोस्ट मिलती है। उसके बाद सर जब वो जिले में होते हैं, तो जिले में अगर किसी सब डिवीजन का उन्हें चार्ज दिया जाता है, तब वो एसडीएम के रूप में काम करते हैं। क्या दोनों के पावर्स में या भूमिका में क्या अंतर है? सर एसडीएम के रूप में काम करने पे थोड़े पावर्स ज्यादा हैं, क्योंकि उस टाइम पे जैसे सीआरपीसी की पावर्स भी मिलती हैं। और डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में जिस तरह का जिलाधिकारी उनको जिस कार्य के लिए चार्ज देते हैं, उस तरह के काम करते हैं। कलेक्टर शब्द या डिप्टी कलेक्टर शब्द है, उसमें जो कलेक्टर शब्द जुड़ा हुआ है, उस कलेक्टर शब्द का क्या लेटर मीनिंग है? कहाँ से ये शब्द शुरू हुआ होगा? सर कलेक्टर शब्द ब्रिटिश टाइम से है, जब ब्रिटिशर्स कलेक्टर को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए हम्म। कलेक्टर का पद का प्राविधान किया गया था, तो ये सर वहीं से शुरू हुआ है। ओके, और जो मजिस्ट्रेट शब्द एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में मजिस्ट्रेट शब्द जुड़ जाता है, उसका क्या अर्थ है? सर मजिस्ट्रेट बेसिकली जुडिशियल कैपेसिटी, जैसे हम कहते हैं मजिस्ट्रेट के पास जुडिशियल पावर्स की वजह से मजिस्ट्रेट बोला जाता है। तो सर अच्छा, डीएम और संविधान में एसडीएम। एक आर्टिकल कहता है कि हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर को सेपरेट करेंगे, तो जी सर। उसे क्या अभी हम लोगों ने लागू नहीं किया है क्या? एक तरफ मतलब हम उसे मजिस्ट्रेट भी बोल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव भी बोल रहे हैं, तो उसे हम लोगों ने लागू नहीं किया क्या अभी तक? सर जिस किस तरह से आर्टिकल आपने में है कहा, ये?
ये सर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर को हम अलग करेंगे। सर आर्टिकल 50 ये कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है। ठीक है। सर क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम पे काफी होता था कि डीएम के पास बहुत सारी जुडिशियल पावर्स भी दी रहती थी। अभी सर हमने काफी सेपरेट कर दिया है, लेकिन फिर भी जिले में लॉ एंड ऑर्डर और व्यवस्था मेंटेन करने के लिए भी, जैसे कोई दंगे और ये सब ना हो जाए, कुछ पावर्स एग्जीक्यूटिव के पास रखी गई है, जो कि सर चूंकि डीपीएसपी में है तो ये गवर्नमेंट इसको इन द फ्यूचर लागू करने की का प्रयास करेगी। बहुत अच्छा। सुल्तानपुर में कोई वर्ल्ड सेंचुरी या कोई है कोई वर्ल्ड सेंचुरी सुल्तानपुर में? सर नहीं है जहां तक मुझे ज्ञात है। ओके, ठीक है, थैंक यू। मेरी थैंक ओर यू से सर। अनुपम सर, आप करिए कंटिन्यू। आवाज आ रही है अभी आपको प्रॉपर? जी सर आ रही है। सुल्तानपुर का कुछ ऐतिहासिक महत्व बताइए। सुल्तानपुर की स्थापना बेसिकली किसने किया, कुछ ऐसा है ना, उसमें पढ़ा होगा आपने। जी सर। बताइए। सर सुल्तानपुर के लिए जो पुरानी कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र थे कुश, तो उन्होंने यहाँ की स्थापना की थी, इस वजह से इसको कुशपुर या कुश भवनपुर भी कहा जाता था। उसके बाद सर यहाँ पे भार वंश के शासकों का ने रूल किया था, और उसके बाद जब हाँ, बस उत्तर प्रदेश सरकार इसका नाम बदलने जा रही है। क्या बदलने जा रही है सुल्तानपुर का नाम बदल के? सर कुश भवन सर ये ऐसी बातें हो रही है कि कुश भवनपुर सुल्तानपुर का नाम हो सकता है। तो क्या लगता है, नाम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? सर क्योंकि सरकार का ये मोटो है नाम बदलने के लिए कि अपनी जो हमारी कल्चरल लिंकेज है, क्योंकि सर मैं आपको थोड़ा सा डीप में जाकर बताना चाहूंगा कि सुल्तानपुर का नाम क्यों बदलना चाहिए। क्योंकि सर सुल्तान नाम जब बख्तियार खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था, जो तो उस टाइम पे सुल्तानपुर को एकदम तहस नहस कर दिया था, और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे शासन रहा था, तो उस वजह से अलाउद्दीन को सुल्तान की वजह से इसको नाम सुल्तानपुर पड़ गया था। तो सर कुश भवनपुर नाम इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि राम जो है वो एक तरह से अयोध्या, हमारी यूपी गवर्नमेंट के लोगों में भी राम एक धनुष बाण है जो राम को दर्शाता है। तो हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता की तरफ जाना, मुझे नहीं लगता है इससे कोई समस्या होनी चाहिए। अगर ऐसा मानेंगे तो भगवान राम अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक यात्रा की है, कई कई जगह पर गए हैं वो, और उनके नाम अलग अलग हैं। तो फिर अयोध्या से लेकर रामेश्वरम में जितने भी नाम हैं, सबके नाम बदलने चाहिए। आप सहमत हैं इससे? सर मैं इस सब आंदोलन जो हुआ, जितने राज्यों से हुआ, जितने शहरों से हुआ, जितने जिलों से होकर गुजरा, सबके नाम किसी ना किसी के नाम पर हैं। जी सर। हाँ, सर इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो इसके साथ सर बहुत अयोध्या एक टूरिज्म हब बनेगा, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत सही होगा। प्लस ये पहले एक बात समझिए। अभी पहला नाम था फैजाबाद, अभी नाम हो गया अयोध्या। ठीक है, मैं मानता जी हूँ आपकी बात सही है। विकास खूब करिए, खूब आप डेवलपमेंट करिए। फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या करने से विकास में क्या प्रगति होगी, ये बता दीजिए बस मुझे। या प्रयागराज सर का नाम बदल के इलाहाबाद, इलाहाबाद से बदल के प्रयागराज, उससे विकास में क्या परिवर्तन है? सर गवर्नमेंट सिर्फ नाम ही नहीं बदल रही है, गवर्नमेंट नाम बदलने के साथ ये भी कोशिश कर रही है कि वहां पे डेवलपमेंट भी हो। जैसे सर मैं फैजाबाद का आपने नाम लिया, मैं फैजाबाद के बारे में बताना चाहूंगा। फैजाबाद सर आज वर्ल्ड लेवल पे इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। और राम मंदिर सर सिर्फ धार्मिक भावनाओं के हिसाब से नहीं सर, यूपी में टूरिज्म का बहुत ज्यादा विकास होगा। वहां पे अभी भी बहुत सारे होटल इंडस्ट्री, फूड एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का विकास होगा। और सर वर्ल्ड लेवल पे जो इमेज जाएगी वो ये होगी कि अयोध्या, तो इस वजह से अयोध्या नाम बदलना जरूरी था। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी प्रयास कर रही है कि नाम के साथ वहां पर विकास भी हो। जैसे अभी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, अयोध्या का पूरा रेलवे स्टेशन एकदम नया कर दिया, अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था। एक मिनट मेरी बात सुनिए। पहले इस एयरपोर्ट का नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने का नाम था। अभी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। क्या अंतर है इसमें, क्यों ऐसा किया गया? पहले उसका नाम था भगवान राम सर मर्यादा पुरुषोत्तम, अभी महेश वाल्मीकि किया। अब क्या इसमें राजनीति है या विकास है इसमें?
सर ये इसलिए किया गया क्योंकि पूरी अयोध्या में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि जो थे, जिन्होंने रामायण लिखी, जिनकी वजह से आज हम राम के चरित्र से काफी ज्यादा परिचित हैं। तो इस वजह से उनको ट्रिब्यूट देने के लिए वो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। अच्छा, यूपी में वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर, महेश वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। चलिए खैर, अब बहुत मैं क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा, इतना लंबा समय नहीं, एक मैं क्वेश्चन और पूछूंगा, बाकी फिर सर को दूंगा। आपने वरीयता में यात्री माल कर अधिकारी आपने नंबर 3 पे शायद भरा है, नंबर 4 पे भरा है, नंबर भरा है ना? 4, 4 नंबर। नंबर 4। ऐसा इस पोस्ट से आपको क्या लगा हुआ है? सॉरी सर। WMI जो होती है, मेजरमेंट ऑफिसर वाली पोस्ट है, WMI, वही आपने कोर्ट पे भरी है, जबकि आपका जेल सुप्रीडेंट वगैरह या अन्य जो पोस्ट है वो इसके नीचे है, ऐसा क्यों? सरप्राइजिंगली DSO, डिस्ट्रिक्ट हाँ, सप्लाई ऑफिसर, आपने टॉप वो 5 में नहीं डाला और इसको थर्ड फोर्थ में सर रख आपने दिया। सर भरा है, डिस्ट्रिक्ट मतलब सप्लाई ऑफिसर, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और जनरल कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं थी, तो इस वजह से मैंने प्रेफरेंस में नहीं भरा, नहीं तो वो मेरा प्रेफरेंस पे ऊपर होता। ओके ओके, फोर्थ में क्यों डाला? यात्री मालकर क्या है वो अ, अधिकारी? सर मेरा जो प्रेफरेंस था वो मेन 3 के लिए था, जो मैंने डाला है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी और उसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर। उसके बाद सर मैं इन 2 पोस्ट में यात्री मालकर अधिकारी और जिला कमांडेंट होमगार्ड, इसमें सर मुझे इस बारे में, मतलब बाकी की पोस्ट के बारे में उतना जानकारी नहीं थी। मेरा जो लक्ष्य है वो है कि अगर मुझे ऊपर की 3 पोस्ट से कोई मिल जाए तो मैं वही लेना चाहूंगा। ओके। बाकी अब आपको डालिए, यहाँ से 3 डाल दीजिए, सेलेक्ट होंगे तो 3 मिल जाएंगी। किसी के लिए क्यों बेकार करनी सीट, फिर जब आपको हाँ? लेनी ही नहीं है तो फिर क्यों आपने बाकी वरीयताएं भरी हैं? हम्म? सर क्योंकि बाकी मतलब उसमें पूरा प्रेफरेंस पूछा था और मुझे इस बारे में फिर ज़्यादा जानकारी थी नहीं, तो मैंने भर दिया। तो friend, भले पूछे, आप चाहें तो 3 भर के छोड़ सकते हैं। सर ऐसा नहीं है कि अगर जॉब मिलेगा मैं लूंगा नहीं, लेकिन सर इसके बाद भी मैं आगे प्रयास करना चाहूंगा कि मैं फिर से डिप्टी कलेक्टर के लिए एग्जाम देना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है और मैं सर, चाहूंगा एट लास्ट मुझे वही मिले। कोई बात नहीं है। आप व्यवहारिकता बात करिए, फिर आदर्शवाद में बात मत करिए। खैर हम लोग, कोई बात नहीं। अब लंबा इंटरव्यू आपका नहीं, एक शब्द और बताइए मुझे, फिर आपको हम, आपने अभी जब सर ने पूछा तो आपने एक वर्ड था, जब गाजा पट्टी वाला सर पूछ रहे थे, और उस पर हिस्ट्री पे आपने बताया, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, क्योंकि मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर भी हूँ ऑलरेडी, और इसमें भी तो जो गाजा पट्टी का आपने इतिहास बताया, आपको लगता है कि आपने सही बताया? सर मैं मानता हूँ कि कुछ जगहों पे मुझे हो सकता है उतना इन डेप्थ नॉलेज ना हो, ओवरऑल सर डेप्थ की ओवरव्यू बात मुझे नहीं, लग आप रहा है कैसे। सामान्य की बात की, डेप्थ की तो जरूरत ही नहीं उसमें। सामान्य में सर कुछ आपसे भूल भी नहीं, बस इतना जानना चाहता हूँ। सर अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो निस्संदेह तो वो बाद मुझे, में करेंगे, आप बताइए अपने मन से आपको क्या लगा। सर मुझे जितना जानकारी है मुझे सही लगा। ठीक है, ठीक है। एक राष्ट्रवाद बहुत चर्चा रहा, मुझे 2 लाइन बताइए, गांधी जी के राष्ट्रवाद पर और टैगोर के राष्ट्रवाद पे क्या अंतर है बेसिक, बस, और वही पॉइंट में, परिभाषा नहीं। गांधी का राष्ट्रवाद और टैगोर का राष्ट्रवाद किन किन बातों में अलग है? 3 पॉइंट से बता दिया। सर मुझे इस बारे में अभी उतना जानकारी अभी राष्ट्र खूब चल रहा है। अच्छा, अभी हम लोग, कोई बात नहीं कर, ठीक है, आप रहिए, आप जाइए मत, आपसे सीधे ही बात कर लेते हैं हम लोग। एक तो क्योंकि अब इतना समय नहीं, अगला कैंडिडेट भी जुड़ा हुआ है, तो फिर टाइम बहुत होता है, आपको बाहर नहीं जाने देंगे हम। देखिए नहीं। आपका, वो बाकी सर बताएंगे, मेरा जो मैंने आपका ऑब्जर्व किया है, आपका बोलने का तरीका ठीक है, आप कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है तरीके से बैठे हुए, लेकिन जो मुझे नजर आया, एक तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं। इतना लंबा समय वहां पर आपको आयोग नहीं देता है, हम सब उसके भुगतो भी, बहुत लंबा समय नहीं मिलता। दूसरी बात है, जहां पर आपको नॉलेज नहीं है वहां पर आप साफ या तो सॉरी बोलिए या एक पॉइंट बोले खत्म कर। राष्ट्रवाद हम्म। को आपने लंबा खींचा, इतना लंबा खींचा, बहुत तो हम वो बोल नहीं मैं सकते किया। बीच में। या आपने गाजा पट्टी को इतना लंबा खींचा, ऐसा नहीं बेटा, बोर्ड में क्या होगा, अन्य हिस्ट्री का विशेषज्ञ नहीं भी होगा तब भी उसे सामान्य चीजें पता है। राष्ट्रवाद को डिजाइन, और आपने विद्या भारती स्कूल था ना, संस्कृत वाला, उस विद्या भारती स्कूल को आपने बहुत लंबा खींचा। यस यस, और उस चक्कर में हाँ। हाँ, अपना सब, आपको, हाँ हाँ, मैं आप एक चीज बताऊं, इसमें ऐड कर दूं। जैसे आपने वो किया ना शुरू, तो देखिए जितना आप लंबा उत्तर देंगे ना, पॉइंट्स में नहीं देंगे, तो उससे उस उत्तर से ना आपकी लूप होल्स निकलते चले जाएंगे और ऐसा फंसाएंगे ना कि आप फंस जाएंगे।
जैसे मैंने पूछा कि 4 अंतर बताइए, तो राष्ट्रवाद में घुसना ही नहीं भाई। सर लैंग्वेज में अंतर है वहां की। दूसरा सर मुझे एक टर्न आउट में अंतर दिखता है। दूसरा वहां पर स्टूडेंट्स को भाई बहन करके बुलाते हैं, नॉर्मली कॉन्वेंट में भाई बहन करके नहीं बुलाते हैं, भैया बहन करके। ऐसे अंतर बताइए जिसमें आप फंसे मत। आपने क्या बताया? सीधा पहला पहला पॉइंट अंतर ऐसा बताया कि उस पर 20 क्वेश्चन काउंटर हो जाएंगे कि सर इसमें राष्ट्रवाद का ऐसा था, उस तरह का राष्ट्रवाद में कॉन्वेंट में नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि उस तरह का। 20 मिनट दे लेंगे अपने आप को, राष्ट्रपति समझ इतना रहा हूँ आपको। सर, समझ रहा हूँ मैं। हाँ, कि वो हाँ, थोड़ा कंसाइज रखूं आंसर्स को। यस, कंसाइज, और ऐसे जिसमें डिस्प्यूटेड पॉइंट्स मत बोलिए कि राष्ट्रवाद इनमें ज्यादा इनमें थोड़ा कम है राष्ट्रवाद, ऐसा करके। ठीक है सर। शिवांग से पूछा तो आप हर बात में पीएम मोदी कर रहे। जब भारत की बात उन्होंने की कि भारत का क्या रखा गया, तो आप फिर मोदी जी को मत वहां पर करिए, ये आप विदेश मंत्री। भारत का स्टैंड पूछा ना, तो भारत हाँ, देश इंडिया है, भारत जो भी आप कहना चाहते हैं, तो देश का नाम स्टैंड क्या है, हम्म, तो फिर किसी प्रधानमंत्री का स्टैंड नहीं बोलिए, है ना, कि उनका हम्म। स्टैंड क्या क्या है। और स्टैंड जैसे हर क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा, जैसे हम आप ऐसा लग रहा है ना, मैं बताऊं ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी इंटरव्यू देने में। तो जो नॉर्मली क्या होता है, जो हम बहुत ज्यादा मेंस की आंसर राइटिंग कर लेते हैं, जो हमें उसके बाद जो हमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हमसे क्वेश्चन पूछा कि हम पहले इंट्रो देंगे, फिर मेन बॉडी में आएंगे, फिर कंक्लूजन में आएंगे। आप पहले हर क्वेश्चन का इंट्रो दे रहे थे, सर ये बैकग्राउंड, अब आपके क्वेश्चन का उत्तर मैं दे रहा हूँ, 30 सेकंड या 1 मिनट बाद आप उसका उत्तर देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ भी हुआ करती थी। तो अब क्या कीजिए, आप इंट्रो को कट कीजिए। क्वेश्चन पूछा रहा है सीधे, आप सोचिए कि मुझे मेंस की आंसर राइटिंग नहीं करनी, मुझे सीधे टू द पॉइंट उत्तर बताना है। जैसे मैंने पूछा कि दोनों स्कूल सिस्टम में अंतर क्या, पॉइंट 1 अंतर, पॉइंट 2। अगर 5 आपको नहीं आ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि इंट्रो बोलते बोलते मैं 1-2 पॉइंट और सोच लूंगा, मत सोचिए। 3 पॉइंट उत्तर बोलिए, उसके बाद सर 2 नहीं आ रहे हैं, बाकी 3 ही मुझे आए। उसके बाद जैसे सर ने बोला कि अनु सर ने पूछा था ना कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का क्या लाभ मिलेगा, तो आपने ठीक ठाक समय लेके लंबी केस स्टडी बता डाली। केस स्टडी जब भी बताइए इंटरव्यू, मैंने पहले परमिशन नहीं दी, सर क्या इसको एक मैं केस स्टडी के माध्यम से बता सकता हूँ? जब बोले हाँ हाँ बिल्कुल केस स्टडी बताइए, तब बता दीजिए केस स्टडी। और 100% वो परमिशन देंगे केस स्टडी की, लेकिन अपने आप से जब आप केस स्टडी बताएंगे तो वो उत्तर 1 मिनट के बजाय 5 मिनट का हो जाएगा। फिर उससे वो काउंटर क्वेश्चन बनाते जाएंगे। तीसरा, एक चीज और कि हाँ, वो जो आपने बताया कि विद्या मंदिर के लिए देश सर्वोपरि ज्यादा है, तो जैसे ही आप अंतर बता रहे हैं और एक के लिए नहीं है देश सर्वोपरि, तो आप बोलते नहीं नहीं। तो ये इस वजह से सर क्या वो फंस। मुझे लग रहा था कि क्योंकि मैंने इस बारे में मैंने सोचा था इस बारे में एक बार देखूंगा इसका क्या हम्म। सही जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैंने हाँ, देखा नहीं था, तो मुझे लग इसमें रहा था ऐसे मैं अंतर बताइए ना, थोड़ा गलत वहां तो के बोल सर, दिया था। ऐसे अंतर बताइए, वहां के सर ड्रेस कोड में अंतर होता है, वहां की बोलचाल में अंतर होता है, वहां पर जो हमारे समकक्ष विद्यार्थी उनको भैया बहन करके पुकारते हैं, यहाँ पर नाम भी ले लेते हैं। वहां पर जो हम वहां पर कोई संबोधन करते हैं तो सर गुरु जी कृपया जल ग्रहण कर लें, ऐसा बोलते हैं विद्या मंदिर में। कृपया, यहाँ पर इंक्लूड होते हैं मे आई टेक वाटर सर, ऐसा करके मे आई कम इन सर, ऐसा बोलते हैं ना। हम्म। वहां पर थोड़ा सा संस्कृत का कुछ समावेश होता है, हाँ सर, इन मातृभाषा। सब पॉइंट्स में थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा ये मुझे 5 कर लेना। कि और जिससे सही करूँ। एक चीज और एग्जैक्ट बहुत समस्या मुझे लगी थी, यस यस, आपने जो वो बताया ना, डिप्टी एसपी का कमिश्नरी प्रणाली में क्या कार्य क्षेत्र में अंतर होता है, क्या अतिरिक्त भूमिका, तो इसमें आपने सीआरपीसी 144 गलत कोट किया। जहां कॉन्फिडेंस ना हो तो 5 व्यक्ति है नहीं, 2 से अधिक व्यक्ति है ना। तो फैक्चुअल मिस्टेक इतना ब्लंडर मत कीजिए। अदरवाइज ऐसा बोल दीजिए सर संख्या नहीं याद आ रही लेकिन कुछ एक है संख्या उससे अधिक, ऐसा बोल दीजिए। 5 बोलने में लगता है ये तो घुमा रहा है हमें। और हम्म। 3 अंतर आपने गलत बता दिए। आपने सेक्शन जब आपको नहीं रटे तो क्यों बोलना कि 110 से 16 तक के बीच में सेक्शन क्लियर नहीं, सेक्शन पूछ नहीं रहा हम आपसे, एक्सपेक्ट ही, या कोई बोर्ड का मेंबर एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि आपको सीआरपीसी के सेक्शन रटे हो। आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के रटने तो हालत खराब हो जाती है, तो सीआरपीसी के कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपसे। मुझे भी नहीं याद, अभी मेरी 9 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी है, तो मैं आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा इतना सीआरपीसी का सेक्शन। नॉर्मली अंतर बता दीजिए क्या है। ठीक है सर। एक्सक्यूज हाँ, मी सर। सर वो सीआरपीसी का नहीं, आईपीसी का सेक्शन है 144। अनुज सर आवाज आ रही है? हाँ यस आ सर। रही है आवाज। हाँ सर, अनुज सर प्लीज सर। वही सारी चीजें बता दी हैं सबने आप लोगों को। मैं भी वही चीजें बता रहा था कि जैसे मेंस में आप बहुत एलेबोरेट करते हो आंसर को, यहाँ बिल्कुल टू द पॉइंट बताना है। और जो ऐसी चीजें हैं जिन पे बहुत डिबेट है, जो टर्मिनोलॉजी है कि राष्ट्रवाद है, इस टाइप की चीजों को आप अनावश्यक बोलने से बचिए। उस पे क्या है कि अलग अलग लोगों की अलग विचारधारा है।
अब आप मतलब ऐसा बताएंगे कि जो आपके विद्या मंदिर वाले हैं वो राष्ट्रवाद की तरफ काफी उनका झुकाव है। कई लोग बोर्ड में ऐसे होंगे जो हो सकता है कि उन चीजों से बिल्कुल भी अपोजिट उसके सोचने वाले व्यक्ति बिल्कुल हों। बिल्कुल तो आपका है। आंसर बैलेंस हो एक सिविल सर्वेंट के लिहाज से। बहुत जैसे ज्यादा एलेबोरेट नहीं करिए चीजों को, बहुत सिंपल रखिए जैसा सर ने बताया। आप अनावश्यक उन्हें आप अपनी कमियां जब ज्यादा इलेबोरेट करते हैं चीजों को तो हम अपने लूप होल्स उन्हें बताते जाते हैं कि यहाँ से आप काउंटर क्वेश्चन पूछिए, फिर आप फंस जाते हैं। उसमें आपका फिर कॉन्फिडेंस भी वीक होता है, समय भी जाता है। बस इन्हीं चीजों पे रखिए। और बाकी मुझे लग रहा है कि एक कैंडिडेट के स्तर से आपका नॉलेज, आपका बोलने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। बस इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा आपका। ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर। सूरज सर, आपको सजेशन देना चाहेंगे? सर आप लोगों ने बता दिया है, ठीक किया, बट ठीक करना है बच्चे आपको अब, है ना। जैसे मैंने जो 3-4 सवाल शुरुआत में पूछे, आपने बिंदुओं की ओर नहीं गए आप, और आपने खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। जैसे पहला सवाल मैंने युद्धों की पृष्ठभूमि पे लेके पूछा, इस दशक में इतने युद्ध क्यों हो रहे हैं, तो आपने काउंटर क्वेश्चन से उसको काट ही दिया कि हाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये एरा जो है युद्धों का एरा नहीं है, जबकि पिछले एरा में इतने युद्ध नहीं थे जितने हम अब देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ बिंदु और आपको कुछ अच्छे से बताना चाहिए, और उस पे गाजा पट्टी वाले पे ठीक है, आपको बिंदुओं में बात करनी चाहिए, खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए, और ठीक तरीके से सोच समझ के जवाब दीजिए, है ना। जबकि आपने मार्लिमेंटो वाला फिर भी उसको हल्का सा आपने ठीक तरीके से हाईलाइट किया, वो फिर भी एक तरीके से ठीक। ठीक है सर। ठीक है अनुपम जी, एक तो आपका नाम मुझसे मिलता हुआ है अनुपम नाम से, तो एक बार आप अपने नाम का अर्थ भी देख लीजिए, मुझसे क्वेश्चन हुआ था। और ये बात राष्ट्रवाद वाली बात की ना, 2017 के इंटरव्यू में इतना बुरा फंसा था कि राष्ट्रवाद पे मुझसे लगभग 40 मिनट में क्वेश्चन हुए। मैं भी थोड़ा प्रो बिल्कुल सर, इन चीजों राष्ट्रवाद। से तो बचना ही चाहिए। मुझे खुद तो लगता है कि सर जो मुझे टर्मिनोलॉजी पता है उस चल पर गया बहुत था जब सारे मैंने डिबेट्स बोल हैं। दिया। कोई बात नहीं। और गलत बोल दिया। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप टाई लगाते हैं तो टाई लगाकर जाइएगा, है ना। अगर जाना हो हाँ आपको सर। इंटरव्यू पहन के जाइए, आपका ठीक दिख रहा है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप सर से पूछ सकते हैं, सब लोगों से मौजूद, अगर कोई आपको पर्सनल सर नहीं क्वेश्चन। सर मुझे फीडबैक बहुत सही लगा। मैं ये कमी महसूस कर रहा हूँ कि क्योंकि कई बार वो जो सर ने बोला मुझे वो पॉइंट बहुत सही लगा कि मेंस वाली जो टेंडेंसी होती है कि मेंस में आंसर और वो करने की, मैं इस पे कोशिश करूंगा सर कि पॉइंट आपका पहला वाइज इंटरव्यू है ना, आंसर। इसलिए मेंस का वो पूरा दिख भी रहा है, तो इसलिए इसको बेहतर हाँ। करिए। तो मुझे मुझे सर ये लग रहा है कि मतलब मुझे जो पर्सनली लगता है कि मुझे नॉलेज बेस मेरा ठीक है, बस मुझे उसको प्रेजेंटेशन उसको सही करना है हाँ कि सामने वाले को ज्यादा वो जैसे बोरिंग ना लगे। बिल्कुल, हाँ, बोरिंग नहीं लगे, मतलब बहुत देर आप उसको करें। ठीक है शिवांग से रोको सजेशन उनको, नहीं तो फिर अगले को ले हम लोग। ठीक है, नहीं नहीं थैंक यू हो सर। गया। ठीक है। ठीक है अनुपम जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक कब यू है सर। आपका इंटरव्यू? सर 12 जनवरी। 12 को, ठीक है ठीक है, आपके पास समय है। और भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है, आप निकल जाइए, हम अगले कैंडिडेट को लेते हैं। थैंक यू सर। रघुनाथ, हाँ रुक जाइए। फूलचंद जी देखिए, कोई अगला कैंडिडेट है क्या नाम? हाँ, ये रुद्राक्ष करके कौन है ये? हाँ हाँ हाँ। जी सर। सर सुमन। हाँ बताइए बताइए, आज ये जो भी हैं आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आवाज आ रही है आपको, मेरी नहीं आ रही है? सर आवाज आ रही है, वीडियो ऑन है मेरा। नहीं मैडम, आपका वीडियो ऑन नहीं है, ऑन कीजिए आप वीडियो। वहां पर टच कीजिए, वहां पर लिखा होगा कि ज्वाइन वीडियो विद। हाँ, वीडियो करके होगा, उसमें टच कीजिए एक बार। स्टार्ट वीडियो करके है ऑप्शन, हाँ। वो टच कीजिए उसको। इसी पे मैं क्लिक कर रही हूँ, स्टार्ट वीडियो पे ही क्लिक किया है मैंने, तो वो तो ये पता नहीं आ क्यों नहीं रहा है। एक सेकंड बिल्कुल सर, बिल्कुल, एक आप आ सेकंड। रहा। सर अभी जैसे इनका अनुपम जी का जो इंटरव्यू चल रहा था ना, जी, हम्म। मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है ये। कोई बात नहीं, आपका भी अगली बार इंटरव्यू आएगा। आप जी। बड़े मेहनत इंटरव्यू करने के सर हाँ, बाद। आपने आपने सर अब साथ में क्या नाम है आपका जो साथ में है? मेरा सर, हाँ हाँ जी, हाँ जी जी, आपका। मेरा फूल चंद्रा मौर्य सर। हाँ, आपने भी कहा है ना कि सीआरपीसी नहीं, वहाँ आईपीसी होना चाहिए। एक्चुअली वहाँ सीआरपीसी है। ये आईपीसी है मेरे सर, से। मैं एक्चुअली लॉयर हूँ ना सर। अच्छा, तो क्योंकि मुझे से पूछा गया था कि जो 5 व्यक्ति वाला है ना, सॉरी, हाँ 2 व्यक्तियों का जी जो जी। आईपीसी का 144 है उसमें है 4 व्यक्ति वाला। और जो सीआरपीसी वाला जो आईपीसी में उसमें है शस्त्र सहित कोई अगर भीड़ की संभावना हो तो उसका दंड। जो सीआरपीसी 144 है इसमें है कि अगर कोई ऐसा दंगा भड़कने की संभावना है, वहां पर ऐसे व्यक्ति इकट्ठा हो तो जी जी। मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट के पास पावर है। हाँ तो जी हाँ मुझसे जी। ये पूछा था श्रीवास्तव सर ने क्वेश्चन, यही सेम। ओके ओके ओके।
जो धारा 144 पॉपुलरली जो नोन है वो आईपीसी की, एक सीआरपीसी। मैंने आईपीसी बोला तो मैंने डांटा मुझे, बोले हाँ नहीं एक हाँ बार फिर चेक करो। मैंने कहा नहीं सर सीआरपीसी होगा। तो इसमें जो पॉपुलरली नोन है जो हम लोग हम्म, यूज करते हैं वो जी जी एक्चुअली सीआरपीसी की है, वो उससे मिलता सीआरपीसी, जुलता है आईपीसी भी। हाँ, बिल्कुल मिलता बिल्कुल। जुलता आईपीसी है, लेकिन जो हम्म, पॉपुलरली नोन है आजकल वो सीआरपीसी ही है। जी जी। दरअसल होता क्या है सर कि जो हम्म जजमेंट सुनाया जाता है ना, वो हम्म आईपीसी हम्म, के अंडर सुनाया जाता है, और जो अच्छा, ये रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ये सीआरपीसी में इम्प्लीमेंट होते हैं। ओके ओके, फिर ये होगा, यस जी यस। सर, हाँ जी। अरे देखिए क्योंकि आप मेरे ख्याल से 144 से लेके 151 तक यही है, दंगा भड़कने और इनको रोकने। बिल्कुल हाँ मंथली हाँ, बिल्कुल। समझ जी जिसमें सर, जी सर, स्टेट को पावर है, यस यस। जी जी फोर जी। से लेके 151। एक्चुअली मैं भी आरएसएस के कॉलेज से ही पढ़ा हूँ ना, हाँ रायबरेली हाँ में, हाँ 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 गोपाल हाँ सरस्वती विद्या मंदिर से। तो हाँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, तभी मैं बिल्कुल सारी चीजें पुराने सुन अच्छा, रहा था। पढ़े। और मैं ढूंढता हूँ ऐसे लोगों को क्योंकि मेरी पूरी फैमिली इसी संगठन से जुड़ी है, और हाँ हाँ, मेरी मुझसे थोड़ा सा गुस्सा रहती है। जी जी जी। नहीं नहीं, मैं तो जब से सर इसमें एडवोकेसी में आया ना, तब से बहुत हाँ कुछ मिथ दूर हो गए, जो अभी हाँ, एकदम आप लोगों ने इतने वैलिड पॉइंट्स बोले कि हम्म ये नेक्स्ट इंटरव्यू में मैंने ये बोलना ही नहीं, ये सब चीजें तो ये चीज बोलो। समझ के रखनी है पहले से। अरे जी मैडम, आप अगर लाइट एक और ऑन कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। चलो ये तो फिर ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। हो सकता है गांव में हो, नहीं पॉसिबल होता कभी कोई लोगों के यहाँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉसिबल हो तो, अदरवाइज ठीक पॉसिबल है। हो तो अदरवाइज ठीक है मैम। सर अभी आ रहा है सही? हाँ हाँ आप चलिए आप मैडम थोड़ा अपना इंट्रो दे दीजिए, तो फिर हम लोग बात कर पाएंगे आपसे। गुड इवनिंग सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, प्रॉपर थोड़ा आवाज तेज करिए। हम्म। मेरा नाम सुमन कनौजिया है। हम्म। एंड सर मेरे सर तो गया मतलब आ रही है मेरी आवाज़? जी जी, आ रही आ रही। सर मैंने ग्रेजुएशन किया है टेक्सटाइल डिज़ाइन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से। एंड सर आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन मैंने ऑलमोस्ट 4 इयर्स कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी किया एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर। एंड सो कुछ क्राफ्ट क्लस्टर्स में भी मैंने एज अ डिज़ाइन ट्रेनी वर्क किया है, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं। एंड सर ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहाँ से, आपने कुछ बताया नहीं। सर मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। हम्म। तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस कहाँ का है कि अदर का है, कहाँ का है। आपने 4 साल में कैसे वर्क किया, कहाँ पर किया, ऑनलाइन किया, कहीं पर जाकर किया। सर मैंने गुड़गांव में वर्क किया है प्राइवेट कंपनी में। 4 इयर्स मैंने किया, उसके बाद फिर सर मैंने फ्रीलांसिंग की है, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट क्लस्टर के प्रोजेक्ट्स आते हैं। जैसे प्रोजेक्ट उस्ताद करके एक प्रोजेक्ट है, उसके अंडर मैंने किया था। और झार क्राफ्ट में भी मैंने प्रोजेक्ट किया है जो झारखंड में है। और सर फरुखाबाद में भी मैंने मेटल वर्क पे डिज़ाइन एज अ डिज़ाइन ट्रेनिंग वर्क किया है। फरुखाबाद में मेटल वर्क में काम किया और आपने, सर कि उस पे किलो फरुखाबाद मेटल वर्क का काम होता है। आवाज़ कट रही है थोड़ी। आवाज कट रही है। अच्छा ये बताइए, आपने इतना बेहतर आपने अपनी तैयारी की, आपने टेक्सटाइल डिजाइन में इंजीनियरिंग की, और आपने कॉर्पोरेट का भी काम किया, आपने क्राफ्ट का भी काम किया, फिर इधर वापस क्यों आ रहे हैं आप सिविल सेवा में। आपको बहुत बेहतर मौका है, आपके पास आपकी हॉबी भी है, आपने झारखंड में भी काम किया, पर विभिन्न जगहों पर आपने काम किया, देन वाई फिर आप इधर क्यों आना चाहते हैं। इन दैट कोर्स ऑफ टाइम जब मैं प्रोजेक्ट भी कर रही थी और मेरा टाइम इन कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा वर्क का जो एरिया है वो बहुत कन्फाइंड टू डिजाइनिंग ओनली रह जाएगा। मतलब सिर्फ जब सेक्टर में एक सेकंड, कहाँ से आवाज आ रही है। हाँ बोलिए, अभी नहीं आ रही, हो तो सकता मैं है जब क्लस्टर में भी वर्क कर रही थी, तो वहाँ मुझे ग्राउंड लेवल पे जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं उनके साथ वर्क करने का मौका मिला, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स जो थी मुझे फेस टू फेस जानने को मिली।
तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म में वर्क करूँ जिसमें मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ आगे जाके। तो मुझे सर सिविल सर्विसेज काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म लगा। सो उसके बाद से सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। लगा कि आप जा करके समाज में एकदम बदलाव ला देंगे। ऐसा कुछ आपको मिलेगा कि आप सभी जो करने वाले हैं मतलब बहुत बेहतर आप वहाँ से वो कर लेंगे, है ना? आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ बहुत कुछ करने को मिलेगा कि सिर्फ मतलब ये तो एक मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है। सर जितना मैं सिविल सर्विसेज के बारे में अभी तक मुझे मतलब पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड पे आप जा करके बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो अपने मतलब अपने आसपास के लोगों में जिन्हें नीड है। और कोई सर कोई दो ऐसे एसडीएम बता दीजिए, दो नाम, क्योंकि इसमें सबसे हायर पोस्ट एसडीएम की होती है, पीछे में इससे बड़ी कोई पोस्ट होती नहीं है, जिन्होंने यस बहुत कुछ बदलाव यस किया होगा। कोई है, दो नाम बता दीजिए आप। छोड़िए सर छोटी मोटी पोस्ट की बात मैंने कहा, आप करें बहुत बदलाव लाएंगे, कोई दो सर एसडीएम बता दीजिए। एसडीएम आपके वक्त तो पीछे शुरू हुआ है। सर एक तो सर दुर्गा शक्ति नागपाल करके एक एस आई थिंक डीएम थी वो, सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद डीएम थी वो, यूपी की किसी डिस्ट्रिक्ट की डीएम थी। उन्होंने नहीं इलीगल नहीं, लैंड अभी बात तो सिविल सेवा का मतलब आप माइनिंग पीछे के से बोल अगेंस्ट रहे काफी हैं। अच्छा वर्क किया था। क्या अच्छा उन्होंने वर्क क्या किया था दुर्गा शक्ति नागपाल ने? पहली बात तो एसडीएम थी नहीं। खैर आपका मानना है तो बताइए क्या बदलाव किया उन्होंने? सर उन्होंने इलीगल सैंड माइनिंग का जो माफिया है उसको कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छा तो वर्क तो किया हर था। कोई तो करेगा, जो डिप्टी सर एसपी होगा उसके एसडी वो भी करेगा, उससे समाज में बदलाव क्या आएगा? आपने कहा ना कि हम सर बहुत हैंडी अगर शॉप जितने डिजाइनर हैं सब फरुखाबाद में आपने काम किया, झारखंड में आपने काम किया। अच्छा, फरुखाबाद में मेटल वर्क में आपने क्या काम किया बता दीजिए। उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी का वर्क था जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स को मैनिपुलेट करके मतलब डिफरेंट शेप्स में लाके जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जैसे नेक पीस हो गई या हैंड ब्रेसलेट्स वगैरह हो गए या एंकलेट्स वगैरह हो गए, वो बनाने का पूरा वर्क वहाँ पे होता है। बाद में इसका तो सर अच्छा उसमें ये वर्क होता है? चलिए मैं अनुज से पूछूंगा, मुझे तो यस कहीं दिखा नहीं मेटल वर्क कहाँ फरुखाबाद में होता है। सर वहाँ पे क्लस्टर अनुज मेटल सर वर्क आप का। हैं, ऐसा कुछ है फरुखाबाद में? बताइए सर। नहीं, मैंने भी नहीं देखा, बट हो सकता है हम लोग हो सकता है आवासीय कि हैं, सर वहाँ पे मुझे लगता टेक्सटाइल है कि मेटल वर्क सर वहाँ पे फरुखाबाद में होता हाँ, टेक्सटाइल का भी है और टेक्सटाइल का मेटल तो है, है। टेक्सटाइल का है। सर टाइल का टेक्सटाइल का है। भी और मेटल का भी टेक्स है। अच्छा, मेटल का, ठीक यस। है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए प्लीज कंटिन्यू करिए आप लोग। हाँ अनुज सर आप कुछ कोई भी कंटिन्यू वही, करिए। अच्छा, हाँ ठीक है मैडम, वही सर ने जो आपसे कहा था कि इतना अच्छा और इतना एक ऐसा फील्ड जिसमें लोग सेलिब्रिटी का स्टेटस हासिल कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको ऐसे किन्हीं दो एसडीएम के नाम नहीं मालूम है जिन्होंने कुछ परिवर्तन लाया हो, तो उस क्षेत्र की जो अपार संभावना है उन्हें छोड़ के आप इसमें क्यों आना चाहते हैं? मतलब इसमें कुछ और आप अपना जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं? तो एक जस्टिफिकेशन मैं ये देने की ये भी देना चाहूंगी कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट कर रही थी ट्राइब्स इंडिया में, जो कि जी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है, तो वहाँ की जो एमडी थी शी वाज ऑल्सो आईएएस ऑफिसर। तो उनका जो ट्राइबल्स की तरफ उनकी वेलफेयर के लिए जो वर्क करती थी सर, वो भी बहुत इंस्पिरेशनल था। वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही इन्वॉल्व थी। तो सर उनकी जो एंथुजियाज्म था ट्राइबल्स और हैंडीक्राफ्ट्स को लेके, सर वो भी मुझे बहुत इंस्पायर किया था। ओके, तो आपका ये स्किल और जो आपकी पढ़ाई है वो सिविल सेवा में किस प्रकार से काम आएगी? मतलब सिविल सेवा में आप क्या अतिरिक्त योगदान दे पाएंगे आपकी इस कैपेसिटी से? हम्म, स्किल गैदर किया है, एक्यूमुलेट किया है, उसको मैं बहुत सारी जगह पे यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी गवर्नमेंट की भी ओडीओपी स्कीम चल रही है, उसके अंडर जैसे विमेन को स्किल दिलाने में मैं हेल्प कर सकती हूँ। एंड सर जैसे उनका जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उनकी मार्केट एक्सेस बहुत लिमिटेड है। तो सर उसको भी इम्प्रूव करने के लिए जैसे विलेज में एग्जीबिशंस वगैरह हो गए या विलेज हार्ट्स वगैरह हो गए, सर ये सब भी ऑर्गेनाइज कराने में मैं हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, और अच्छा। सर ठीक है मैडम, लखनऊ में कुछ नेशनल इम्पोर्टेंस के या सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम बताइए जो लखनऊ में स्थापित हैं। मातखांडे इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी
भातखांडे इंस्टीट्यूट है सर, वो डांस कथक के लिए फेमस है। अभी उसे स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला है रिसेंट में। और सर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी एंड सर सर अभी मुझे ये दो याद आ रहे हैं, लखनऊ ओके, कोई यूनिवर्सिटी। पॉपुलर हड़प्पन या पोस्ट हड़प्पन साइट है लखनऊ के इर्द गिर्द? सॉरी सर, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है लखनऊ। यूपी के कुछ पॉपुलर साइट्स आपको ध्यान आ रहे हैं, हड़प्पन साइट्स यूपी में जो स्थापित हूँ, जैसे यूपी में हूँ? ये सर प्रतापगढ़ में महादाहा करके एक है, डमडमा है, वो हड़प्पन साइट नहीं है। और सर नियोलिथिक साइट। जी जी, वो बहुत पहले की साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं, यस मेसोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लखनऊ डिवीजन में कौन कौन से जिले आते हैं? सर लखनऊ डिवीजन में उन्नाव, रायबरेली, अम, सीतापुर एंड सर बाराबंकी। कितने हैं? एग्जैक्टली मुझे। बाराबंकी लखनऊ डिवीजन में ही है? यस सर। ओके। लखनऊ डिवीजन के कितने जिले हैं बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ। सर मुझे एग्जैक्टली जिले याद नहीं आ रहा है, इतने अच्छा, ही कोई नहीं। मुझे याद लखनऊ आ रहे हैं सर। लखनऊ मैं डिस्ट्रिक्ट में देख। तहसील कितने हैं? सॉरी सर, मुझे अच्छा, नॉलेज कोई नहीं है नहीं, इसकी। ठीक है। ठीक है सर, अनुपम सर, बाकी आप पूछिए आगे। मैं शिवांग सर को। शिवांग सर। सूरज सर आप पूछ लीजिए, मैं लास्ट में करूंगा। सुमन जी, यस सर। आपने हैंडीक्राफ्ट के साथ में एक लंबा समय बिताया है। आपने बताया कि आप विभिन्न जनपदों में गई है और तरह तरह के आपने काम किए। तो मुझे ये बताइए कि हैंडीक्राफ्ट्स को आप वंचितों में किस तरह से शामिल करती है। आपने कहा ना कि उनकी कहानियां आपके लिए एक प्रेरणादायक बनी, यस यस सर। वैसे मुझे जरा बताइए। एक्चुअली मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, सॉरी। एक बार और प्लीज रिपीट कर दीजिए, आवाज ब्रेक हो रही है। तो इस बनने आपको पीसीएस बनने की प्रेरणा उसके काम नहीं आ रही क्या? मैं ऑडिबल नहीं हूँ आपको? आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। सर थोड़ा सा ब्रेक हो जा रही है आवाज अभी। हो रही है आप? जी जी, ब्रेक हो रही है थोड़ा सा। शिवांग। नेट तो ठीक। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, अब आ रही है। ठीक है। मैं कह रहा था कि आपने विभिन्न जनपदों में हैंडीक्राफ्ट्स का काम करने वाले लोगों के साथ काम किया है और आपको यस वहां सर। से प्रेरणा भी मिली है। तो आप हैंडीक्राफ्ट्स के काम करने वालों को वंचितों की श्रेणी में किस तरह से रखती है? सर जितना मैंने वर्क किया है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है कि वहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं वो मोस्टली या तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, या तो ज़्यादातर SC/STs हैं सर। और ये एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो सर मैं उस तरह से। और विमेन का भी बहुत बड़ा पार्ट है, ऑलमोस्ट 80 to 85 90% जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं जहाँ पे मैंने वर्क किया है वो ज़्यादातर विमेन ही होती हैं। तो सर इस तरह से वो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन है जिसके लिए हम लोग वर्क कर सकते हैं। चलिए, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करने वाली स्त्रियों के विषय में आपने बात की है कि 90% लोग 90% स्त्रियां हैं। तो ऐसी स्त्रियों की दशा के विषय में बताइए, उनकी मुश्किलें, उनकी परेशानी क्या है, उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल। सर मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पे काम करते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लिटरेसी लेवल बहुत लो है। काफ़ी औरतें तो वहाँ पे साइन भी नहीं कर सकती हैं, अपना नाम भी नहीं लिख सकती थी। तो सर एक चीज़ मैंने ये नोटिस की है। और सर क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो डिसीजन मेकिंग पावर भी उनके पास उनकी बहुत कम होती है। वो उनकी डे टू डे लाइफ में भी वो रिफ्लेक्ट करता है। वो कोई छोटे से भी डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। और सर जैसे उनको अपने राइट्स के बारे में भी उतना पता नहीं है।
इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे जो प्रोजेक्ट्स चलते थे तो उसमें जो उनको रिन्यूमरेशन जो मिलना होता था उनको एग्जैक्टली वो भी सही से पता नहीं होता था कि उनके अकाउंट में मतलब कब आएगा या कितना आएगा। उसके लिए वो अपने हस्बैंड या जो उनके घर पे होते थे उनसे पूछ के वो ये सारी चीज़ें कंफर्म करती थी। तो सर मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं वो अपनी दूसरे लोगों पे। सर एम्पावरमेंट की बहुत कमी है। और सर ठीक है। स्किल तो काफी कम, आपने स्किल जो उन चलिए, आपने इकोनॉमी, चलिए, अ, आप मुझे अभी कुछ जिक्र कर रही थी कि आपने ज्वेलरी वगैरह बनाने में बड़ा आर्टिफिशियल जो है करने में काम किया। एक ही दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिससे महिलाओं के सोने के प्रति आकर्षण के कारण भारत में कितना ही सोना निर्यात ना पड़ता है। तो आखिर क्या वजह है? औरतों में ऐसी कौन सी सोने के प्रति लालसा रहती है जो एक तरीके से इसको इकोनॉमिक टर्म में जिस तरह से डिफाइन कि भाई ये हमें इतना आयात करना पड़ता है और बहुत सारे इससे मिथ भी जुड़े हुए हैं, ये क्या मसला है? सर ये जो सोने का एक लगाव है सोने से, सर ये बहुत ही एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा है। सर एंशियंट तो नहीं कह सकते लेकिन मिडिवल पीरियड से चला आ रहा है, जब मुगल्स और सल्तनत पीरियड था इंडिया में। तो सर उस दौर पे ये गोल्ड और डिफरेंट ज्वेलरीज का बहुत ज़्यादा शौक था उन राजाओं को, या कह सकते हैं हम। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता था, तभी से सर ये चीज़ चली आ रही है। और सर ये कल्चर में भी फैल गई है धीरे धीरे, और लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड को और प्रेशियस ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा एज अ सोर्स ऑफ एक बहुत सेविंग की तरह भी देखते हैं सर उसको। सब मुझे इतना ही समझ आ रहा है, अभी मैं बता नहीं पाऊंगी इसके बारे में। ठीक है सर, थैंक यू। सर आप पूछिए अब। ओके। शिवान सर। यस मैम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कोई दो स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की हो, और दो ऐसी स्कीम के नाम जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया हो, खासकर यूपी गवर्नमेंट ने। सो सेंट्रल स्कीम अगर मैं बोलूँ तो एक तो पीएम मित्रा स्कीम है, हम्म। जिसके अंदर 7 टेक्सटाइल पार्क्स बन रहे हैं, और मतलब ऑल ओवर इंडिया बन रहे हैं। उसमें से 2 यूपी में, एक हरदोई और एक लखनऊ में बन रहा है। वेरी और नाइस। सर और दूसरा सर सेंट्रल स्कीम एक पीएलआई स्कीम है जो फंक्शनल टेक्सटाइल्स के लिए लाई गई है, जिसमें प्रोविजन है प्रमोट करने का फंक्शनल और जो मैन मेड टेक्सटाइल्स हैं उनको प्रमोट करने का। ये जैसे जो N95 मास्क या पीपीटी किट्स, या जो आर्मी में जो यूनिफॉर्म होती है उसमें जो टेक्सटाइल्स यूज होते हैं उनके प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए पीएलआई स्कीम लाई गई है सर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और पीएलआई सर स्कीम सिर्फ स्टेट टेक्सटाइल गवर्नमेंट। इंडस्ट्री में नहीं है। पीएलआई स्कीम एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारी इंडस्ट्री में उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सर पीएलआई का मूल उद्देश्य क्या यस है, वो सर, आपने कभी लेकिन नहीं बताया, प्लीज उसको बताइए, उसको बताते हुए लिंक कीजिए। सर सर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये। सर हम्म। ये बहुत सारे सेक्टर्स में है और टेक्सटाइल सेक्टर में भी इसको लाया गया है। तो हम्म। इसमें फंक्शनल फैब्रिक्स को प्रमोट करने के लिए ये वाली स्कीम टेक्सटाइल के लिए लाई गई है। ठीक है। और दो स्टेट की स्कीम्स। और सर स्टेट की एक स्कीम सर उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022। हम्म। और सर दूसरी एक कस्तूरी कॉटन प्रमोशन स्कीम भी है, जिसमें लॉन्ग स्टेपल फाइबर्स के कॉटन का ग्रोथ के लिए प्रमोशन, किसानों को इंसेंटिव्स देने की बात हो रही है। सर कस्तूरी यूपी है, में कस्तूरबा गांधी करके है। सर कस्तूरी कॉटन है सर। ये एक वैरायटी ऑफ कॉटन होती है जिसके हम्म। फाइबर्स लॉन्ग स्टेपल फाइबर्स होते हैं, जो जिन्हें हम्म। एक बेटर क्वालिटी फाइबर माना जाता है। ओके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और खासकर उसमें जो हथकरघा उद्योग है उसमें एक वर्ड बहुत पॉपुलर है, वेल नोन है, जरी जरदोजी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यस सर, क्या है? जरदोजी एक ऐसा क्राफ्ट है हम्म। जिसमें जो धागे यूज होते हैं सिर्फ वो मेटल के होते हैं, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल जो थ्रेड्स होते हैं किसी फाइबर के हम्म। थ्रेड ना यूज होकर के मेटल के होते हैं, जैसे गोल्ड या सिल्वर इस टाइप के थ्रेड्स होते हैं, और नीडल से फिर पूरी कढ़ाई की जाती है।
सर ये हम्म। मुगल्स के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, उसके बाद से अभी तक चला आ रहा है सर ये। कौन से एक दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ के ओडीओपी प्रोडक्ट में जरी जरदोजी हो? सर एक तो लखनऊ में ही है जरी जरदोजी, और सर बाराबंकी में भी प्रैक्टिस किया जाता है ये। वेरी नाइस। बाराबंकी प्रैक्टिस, बट ओडीओपी उन्नाव और लखनऊ को है। यस ओके सर। हाँ, ये बताइए, अगर आपको संविधान समीक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो संविधान को रिव्यू करते हुए कौन कौन सी 5 सुधार ऐसे करेंगे जो संविधान में तुरंत इंप्लीमेंट होने चाहिए, आपके हिसाब से गलत है? संविधान समीक्षा समिति। यस यस। सो सर एक मिनट मुझे सोचने। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से 30 सेकंड आराम से सोच सकते हैं। सर एक तो मैं ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें जो 7 शेड्यूल है उसमें थोड़े से चेंजेस लाना चाहूंगी। जैसे हम्म सर नेशनल जो इमरजेंसी का प्रोविजन है हम्म। सब उसमें सेंटर बहुत ही वीक हो जाता है, और यूनियन के पास काफी सारी पावर आ जाती है, तो सर एक ये मैंने समझा नहीं, प्रोविजन में थोड़ा कौन वीक हो चेंजेस जाता लाना है? चाहूंगी। सेंटर वीक हो जाता है? कौन वीक हो जाता है? सर स्टेट वीक हो जाता है और सेंटर पावर सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। हाँ, सर नेशनल ये सर, और सर तो उसमें कौन सा आर्टिकल खत्म कर देंगी? 352, 56 या 60, या तीनों खत्म? सर ज़्यादा ख़त्म तो नहीं करना चाहूँगी, बट उसे लिमिटेड करना चाहूँगी। जो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट्स हम्म में, सर उसे हम्म। मैं लिमिटेड करने की कोशिश करूँगी। उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन डालूंगी कि वो क्या बहुत लिमिटेड ज़्यादा करेंगी? 356 में क्या लिमिटेड करेंगी? आप अध्यक्ष हैं समीक्षा समिति की। सर जैसे जो फ्रीक्वेंसी होती है प्रेसिडेंट रूल लगाने की, जिसमें से सर हम्म एक प्रोविजन ये भी है कि गवर्नर जब बताएगा प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, हम्म। तो सर उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो सर ये थोड़ा और स्ट्रिंजेंट होना चाहिए आई थिंक। नहीं, सर अब मुझे नहीं लगता। अभी तो यही याद आ आपने पिछले कितने सालों में देखा कि प्रेसिडेंट रूल लग गया है? आपने इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं पढ़ी? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइन दे दी है एसआर बोम्मई केस में, किन किन आधारों पर आर्टिकल 356 लगेगा। इसका वायलेशन कोई नहीं कर सकता। अब तो तब से सभी की एकदम दिमाग ठिकाने आ गए हैं, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अभी तक तो फिर से तब से उसका मिसयूज नहीं हो पाया है। सर रीसेंट ईयर्स में। यस सर रीसेंट ईयर्स में तो नहीं हुआ है सर। और सर गवर्नर का जो ऑफिस है उसके उसमें भी कुछ चेंजेस सर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, ओके ओके, सॉरी। ठीक है। अ, फिर आप जरा बताइए कि आपने 4 साल कारपोरेट सेक्टर में काम किया है, तो आपके हिसाब से कारपोरेट सेक्टर की कौन कौन सी 2-3 मेरिट्स हैं जो गवर्नमेंट के मैकेनिज्म में इम्प्लीमेंट होना चाहिए? सर एक तो डिसिप्लिन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क जो स्पेस होता है उसमें काफ़ी डिसिप्लिन होता है। हम्म और सर टाइमिंग जो होती है वो बहुत ही सर वो डिसिप्लिन एक तरह से डिसिप्लिन को ही मान सकते हैं कि टाइमिंग वगैरह काफ़ी रिजिड होती है, फिक्स होती है। मतलब लेट हम्म। नहीं आ सकते हैं और जल्दी जा नहीं इसका सकते मतलब हैं सर सरकारी बेसिकली। अधिकारी अक्सर लेट आते हैं। सर ऐसा नोशन है ऐसा अब मैंने एक्चुअली सब वर्क नहीं किया, बट ये एक नोशन ऐसे एक ऐसा नैरेटिव है सोसाइटी में कि गवर्नमेंट मैं सेक्टर मैं वैसे थोड़ा सा आपका व्यू पूछ लीनियंट रहा हूँ, होता मैं है। सोसाइटी के नैरेटिव पूछ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कारपोरेट कल्चर की कौन कौन सी 2-3 मेरिट्स हैं जो आप गवर्नमेंट मैकेनिज्म में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सर बताइए। पहला तो यही होगा डिसिप्लिन। सर फर्स्ट मैं बोलूँगी डिसिप्लिन, एंड सर कि गवर्नमेंट के टाइम की मैकेनिज्म को पाबंदी। सरकारी अधिकारियों को डिसिप्लिन सीखना चाहिए कारपोरेट सेक्टर से, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2? सर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंट होना चाहिए कारपोरेट की तरह गवर्नमेंट मैकेनिज्म को, ठीक। पॉइंट नंबर 3? और सर प्रोडक्टिविटी भी थोड़ी हाई होती है मुझे लगता है। हाँ, प्रोडक्टिविटी। और सर किसी भी टास्क को टाइम बाउंड मैनर में करने का जो एक
तरीका होता है तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा बेटर होता है यानी कि सर। वो कोई भी टास्क होता है। हाँ, समयबद्ध कार्य निष्पादन। ठीक है, यस ठीक है, यस 4 पॉइंट हो गए। अच्छा, कोई एक दो चीज ऐसी भी है जो कारपोरेट सेक्टर को सीखना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर से या पब्लिक सेक्टर से? है एक दो चीज? यस सर। यस ऑफ कोर्स है सर। 1 मिनट में थोड़ा सोच लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से सोच के बताइए। मुझे ये लगता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में लॉ को फॉलो करते हुए सारे काम होते हैं सर, हम्म। वो कॉर्पोरेट सेक्टर में उतना नहीं होता है। पर बहुत ही इग्नोर कर देते हैं कई चीज़ों को। उनको लॉ की इतनी ज़्यादा मतलब डर नहीं होता, कह सकते हैं एक तरह से। हम्म थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं। तो सर ये हम सीख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में लॉ की में प्रतिबद्ध होकर ही सारे काम होते हैं। तो सर एक हम्म। ये बोल सकते हो हाँ, पॉइंट नंबर 1। सर। नेक्स्ट पॉइंट। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉफिट मोटिव को ना देखते हुए सोशल अपलिफ्टमेंट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होती है गवर्नमेंट, या हम्म, गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर होता है सो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। वो ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव की तरफ ही इंक्लाइंड होते हैं समझ सर। गया। ये थोड़ा सा सही होना चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर में। यस, और लास्ट पॉइंट, बस एक बस और। यही दो ही याद आ रहा ओके ओके, ओके मैम, थैंक यू सर। ठीक है, फिर हो गया। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मेरा भी बता दीजिए, फिर आपको हम कर लेता हूँ। अभी सर ने गोल्ड की बात की, मैं बात कर रहा हूँ साड़ी की। साड़ी पहनती हैं आप कभी, या मतलब आपने या कोई देखा होगा साड़ी पहनते हो महिलाओं को? महिलाओं को साड़ी के प्रति विशेष आकर्षण होता है सिर्फ लेने के लिए, हालांकि पहनना वो पसंद नहीं करती आज की डेट में। साड़ी के भारत में 3 बहुत प्रकार हैं। आप नाम जानती है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, आप उनमें अंतर बताइए मुझे। एक बनारसी साड़ी है, एक चंदेरी साड़ी है, और एक कांजीवरम की साड़ी है। ये 3 बहुत फेमस साड़ी की वैरायटी मानी जाती है भारत में। इन तीनों में क्या अंतर है, अगर आप जानती हो तो बताइए। ब्रोकेड साड़ी एक जो है बनारस। वो बनारस बनारस का ओडीओपी प्रोडक्ट है सर। ये सिल्क मतलब ये सिल्क के फैब्रिक से फाइबर से ये बनता ये है। तीनों है, बस मुझे एंड बताइए सर सिल्क और ये फैब्रिक में अंतर क्या है। हाँ, तीनों सिल्क ही है। सर हाँ, फैब्रिक में ये सर तीनों ही सिल्क है सर। जो ब्रोकेड होता है उसमें बॉर्डर का डिजाइन बहुत ही थोड़ा ब्रॉड होता है, और बीच का जो पोर्शन होता है उसमें ज्यादातर जो मोटिव्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर से होते हैं। एंड सर चंदेरी जो सिल्क होता है वो बहुत ही फाइन सिल्क होता है। एंड सर एज सच मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है डिफरेंसेस इन कोई तीनों। बात ओके, ऑल तो नहीं। तीनों ही सर सिल्क ही होते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा इसको फिर भी, जो आपका टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे हुआ था किसी, मेरा कोई साड़ी से मतलब नहीं है। खैर ओके आपने जो बताया, जहाँ तक आपको, एक तो आप अपना जो आपका कोर एरिया है टेक्सटाइल, उस पर भी वर्क कीजिए। बाकी तो हमने कुछ पूछा नहीं, अगर आपसे भी आपके एरिया पे लखनऊ से क्वेश्चन नहीं हुए। सर ने कहा लखनऊ तहसील बताइए, लखनऊ के मतलब डिस्ट्रिक्ट आपको कुछ है नहीं मालूम, तो मतलब आपका इंटरव्यू कब है, किस तारीख को है, 11 को कब है? सर 11 को है। 11 को। कुछ मत पढ़िए, कम से कम यूपी पढ़ लीजिए, खासतौर से अपने लखनऊ के आसपास जिले, बाराबंकी है कि फैजाबाद है, कौन कौन से मंडल हैं या नहीं है, वो भी अपना वर्क कीजिए। आपकी हाई स्कूल वो तो हमने कुछ पूछा नहीं, इसके पर कोई क्वेश्चन नहीं किया आपसे। और हाँ, नहीं मालूम है वहां पर आप सॉरी बोलिए, है ना। एक तो ये करिए, मतलब ऐसा लगता है कि आप चीजें ना भी आती तो भी आप जबरदस्ती उसको बता रहे हैं। जैसे अब साड़ी की बात है, साड़ी वाला बात, या मेटल की बात, या गोल्ड वाली बात हो गई, या अन्य जो क्वेश्चन। अब लखनऊ में सैनिक का क्वेश्चन था, बताइए। अब आपको वहाँ के जो बीरबल सानी है या विश्व औद्योगिक आम मतलब ये इतने कॉमन है। आप लखनऊ की रहने वाली हैं तो कम से कम एटलीस्ट है ना 4-5 तो आपको ये मिनिमम बहुत है वहाँ पर लखनऊ में, 4-5 तो मालूम हो। तहसील आपके जिले में वो आप क्यों नहीं बता पा रहे। दूसरा ये रहा, अब जैसे आपने कहा कि हमने वर्क किया, तो उसमें सब सर ने शुरू सर का क्वेश्चन था कि 80 से 90% महिलाएं काम करती हैं। मैम देखिए, जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो फर्जी आंकड़े नहीं देखे। 80 से 90% वुमेन शामिल है, ऐसा कहीं आंकड़ा नहीं है, डाटा में नहीं है। इसको मतलब ऐसा मत करिए कि आप बोल दीजिए कि हाँ अधिकांश महिलाएं, बट डिजिट में बोलेंगे, डिजिट गलत होगी तो फिर वो समस्या करती है ना। आपने जो बताया या ये इनके साथ रहा। अब दूसरा जो भी तरीका है आपका बताने का, ये तो जैसे आपने कहा सोने का लगाओ। अब आपने पहले कहा कि एसेंट इंडिया से, फिर आपने कहा मेडिवल इंडिया से।
आप खुद ही क्लियर नहीं है कि मुगलों एशियन के काल से। और सोने का लगाव तो एशियन से ही है, मिडिवल में तो बाद में होता है ना, वो तो लिखा चौपाई में, और रामचरितमानस लिखा हुआ दीन दाज बस बहुत ध्यान, वो खैर चौपाई छोड़िए, है ना, वाल्मीकि रामायण में भी इसका बहुत, वो खैर बात की बात है। तो ऐसे करके मतलब चीजें वो रखिए जो आप जानती हो वो बोलिए, और सामान्य सी चीजें बोलिए। ठीक है अनुज सर, प्लीज आप। मैडम, जो आपका बैकग्राउंड है टेक्सटाइल डिजाइनिंग के बारे में, उसमें ठीक ठाक आपको जानकारी, मतलब बोर्ड में भी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एक्सपर्ट व्यक्ति होगा, इतनी आपको जानकारी है, वो ठीक ठाक है, और आपने काफी काम भी किया है। अगर उस क्षेत्र पे बात होती है तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा। बट थोड़ा सा जब हम इधर आते हैं, और चूंकि आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ में कई इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका एक अपना जो अभी विशेषकर मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे बहुत जुड़ा रहा है। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, लखनऊ की वेबसाइट पे जाके या जनरल विकिपीडिया पे सर्च करके, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, मैंने बहुत कॉमन चीज़ें आपसे पूछी थी, जो चीज़ें थी उन पे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और लखनऊ का तो आप ये मानिए, लखनऊ अगर नाम आएगा तो लखनऊ का तो पूछा ही जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, विशेषकर जो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है, या एक दो और पॉपुलर साइट्स हैं, उल्लासखेड़ा के बारे में आपसे जानना चाह रहा था, तो ऐसी जो साइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप जरूर पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में पूछा जाएगा। तो दो आपके एरिया हो जाएंगे, एक आपका जो स्पेशलाइजेशन का क्षेत्र है, दूसरा ये फिर जनरल जो बेसिक चीजें हैं। उधर अगर ज्यादा बात हो जाती है तो आपको उसका लाभ मिलेगा, बट इधर मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत बेसिक चीजें आपको पता नहीं है अभी। तो उस पर डाल के सिंपल लखनऊ भाई प्रशासन का भी केंद्र है, राजनीति का केंद्र है, तो उसके बारे में बेसिक बेसिक चीजें, इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, इनके बारे में आपको एक बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। वो बहुत सिंपल है, आप आराम से सर्च करके 2-4 घंटे में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। वो आप नोट डाउन करके उससे थोड़ा सा आप उस पर काम कर लीजिए, ठीक है? बाकी मेरी ओर से ठीक है। हम्म। मेरी ओर से ठीक है ना। बस आपको छोटी चीजों में इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि सवाल को बिना मतलब फंसाना नहीं चाहिए। सर ने उस तरफ इशारा भी कर दिया है ना। मैंने आपसे हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की दशाओं के विषय में भी पूछा, जिसमें आपने एक पैट्रियार्की और एक शिक्षा को लेके बात कर दी, लेकिन उनकी आर्थिक तंगी, उनके प्रजनन को लेके बहुत सारे मुद्दे हैं। मतलब बहुत आप डीपली नहीं गई, और आपने कहा कि मैं वंचितों से उन करने वाली महिलाओं से प्रेरणा लेके आई हूँ। तो आपको कुछ जबरदस्त बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहिए था, जिससे लगता कि हाँ वही। देखिए ये कलाकारी है। पॉइंट्स और हाँ, ये कलाकारी है कि आपके पास में एक ऐसे क्षेत्र का अनुभव है जहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं इंटरव्यू में, केवल इसी एक क्षेत्र से अच्छे से जवाब दे दे के। बेस्ट ऑफ लक। आप थोड़ा से छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त कीजिए, और सवालों को घुमाइए मत, बिल्कुल सीधा आंसर दीजिए, वरना मत दीजिए। तो सर। हाँ मैम, बस वही चीज है, आप फिर भी पिछले कई कैंडिडेट्स की तुलना में आप टू द पॉइंट ज्यादा ठीक समय पे आ जा रही हैं, एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके। और जहां पर भी ना आता हो तुरंत सॉरी बोल के कम कर दीजिए। जो संविधान समीक्षा समिति वाला था ना, उसमें ऐसे पॉइंट्स बोलिए जो डिस्प्यूटेड ना हो, जैसे कि जिसमें आपको लगता हो कि देश का हर एक व्यक्ति सहमत होगा कि यार ये संविधान में थोड़ा सा है। जैसे कि दल बदल अधिनियम में स्पीकर के पास पावर है और कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है कितने समय में हम द एंटी डिफेक्शन लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मिसयूज होता है, हर एक व्यक्ति बोलेगा इसको ना। आवाज सब थोड़ा ब्रेक हो जा रही है। हाँ, मैं ऑडिबल हूँ मैम? यस आ सर, रही है यस आवाज, सर। आ रही है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे संविधान में सुधार के या किसी चीज में सुधार के ऐसे पॉइंट्स बचिए जो डिस्प्यूटेड ना हो, ऐसे बोलिए। और जो सर्वमान्य हो, जैसे कि दल बदल अधिनियम में स्पीकर के पास पावर है बिना किसी समय सीमा के कितने भी समय में आराम से डिसीजन ले। तो इसका मिसयूज क्या होता है, जब कोई अपनी पार्टी का मेंबर दल बदल करता है तब लंबे समय तक लटका के रखते हैं। दूसरी पार्टी का होता है 10 ही दिन में डिसीजन लेके उसको सदन से बाहर कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था, वो सर्वमान्य है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर में थोड़ा सा है समस्या उसमें। और इसके अलावा धन विधेयक में, धन विधेयक को, जो धन विधेयक घोषित करने की शक्ति है स्पीकर को दी गई है ना। स्पीकर देने के बाद कई बार, जैसे आधार बिल था, आधार बिल को धन विधेयक बना करके उसको पारित करा दिया गया, जबकि एक्चुअल में धन विधेयक को नहीं था। उसको कोई रिव्यू नहीं कर सकता है, एक ये चीज भी है। और कई सारे संवैधानिक पद ऐसे हैं जिनकी मनोनयन, वहां पर निर्वाचित नहीं होते हैं सदस्य और अध्यक्ष, बल्कि मनोनीत होते हैं, उसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस आ जाता है सत्ता पक्ष का। ऐसे कई सारे पद हैं। तो ये ऐसे पॉइंट जो सर्वमान्य हो, ना कि ये कि इमरजेंसी में जैसे जाएंगी ना बहुत काउंटर क्वेश्चन होने लगेंगे इमरजेंसी में जाते ही।
तो बस यही था, बाकी सब ठीक है। एक चीज थोड़ा सा अटक सकता है उनको कि सरकारी अधिकारी को डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर से डिसिप्लिन वाला पॉइंट थोड़ा सा अखर रहा था, बाकी सारे पॉइंट बहुत ठीक थे। वही नहीं आ रहा था कुछ भी। हाँ, आप डिसिप्लिन दोनों आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा ना कि आप जहाँ जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वो पूरा तबका जो है ना वो सब इनडिसिप्लिन है। जाके पे तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं। हाँ हाँ हाँ, वही चीज। ये मतलब लेकिन ऐसे सर थोड़ा सा उसमें नेगेटिव। अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इन्होंने सोच के बाकी जो पॉइंट्स बताए कि कारपोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या चीजें हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, वो सोच के इन्होंने अच्छे पॉइंट बताए। वो बहुत पहला अच्छे दिए। डिसिप्लिन वाला हाँ पॉइंट अगर हम लोग हटा दें, तो हाँ हाँ, सारे वो पॉइंट बहुत सोच के अच्छा था, इन्होंने बहुत बहुत। अच्छे बताए। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, मैं वही सुन और रहा था कि कैसे आपने इन्होंने एक दिखाया एक ना। पॉइंट को लाके वो बहुत अच्छे से बताया। हाँ, नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं, जी जैसे जी एक दो इंटरव्यू हम लोगों ने हम्म। लिए तो इस पे वो भूमिका पहले बनाते थे, सर हाँ दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों के एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना चाहिए, 4-5 लाइन बता के तब सर पॉइंट नंबर 1 2 यहाँ तब टू तक द हम लोग पॉइंट बोलते बोलते हैं। हैं। हाँ, तो आपने सीधे कहा कि पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ये सीधा आ रहा है, आप सीधे मेन बॉडी में हिंट कर रही हैं, टच कर रही हैं आप, तो ये बहुत सही है आपका। एक्चुअली मेरा सेकंड इंटरव्यू है सर। हम्म, लास्ट ईयर भी मैंने दिया था, तो उसमें मुझे 68 मार्क्स मिले थे। बहुत अच्छा था। लेकिन मेरा किसके मेन बोर्ड में था? किसका बोर्ड था मैडम? सर कल्पराज सर का था। कल्पराज सर का। कल्पना। हम्म, कोई बात नहीं, तो फिर ठीक है, हम लोग आपके बेस्ट आपको करेंगे। अगर कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डाउट हो कि ये बेहतर कर सकते हैं तो सर आप पूछ यही सकते थोड़ा सा पूछना था कि सर क्योंकि मेरा टेक्सटाइल का बैकग्राउंड है, तो फिर हैं। मुझे सर आप लोगों को क्या लगता है कि टेक्सटाइल पे ज्यादा फोकस होगा, या वैसा तो कोई नहीं बता सकता, बट स्टिल जैसे देखिए, मतलब ये टेक्सटाइल गारंटी तो नहीं है मैडम। बहुत कुछ आप इंट्रोडक्शन पे निर्भर करता है मेरे ख्याल से। जब आपने कहा, आपने बार बार बताया कि मैंने इन इन क्षेत्रों में काम किया है, इन इन लोगों के साथ काम किया है, इन इन सरकारी स्कीमों के तहत काम किया है, तो फिर एक तरीके से ना बन जाता है कि भाई ये तो फिर चालाकी कि अपने अपने आपको इतने एजुकेशन है कि आप आ जाइए इस क्षेत्र में, मैं आपका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप इतना विस्तृत अगर इंटरव्यू में अपना सेल्फ लगाएगी, तो ये इसलिए पूछा जाएगा अधिकतम आपसे, अगर आप इसको अच्छी तरीके से, जिस तरह से हमारे सामने आपने एक्सप्लेन किया। और ये बुरा भी नहीं है अगर आप इस पे मजबूती से खड़ी होते मैम गारंटी तो नहीं है, लेकिन आप क्या करिए कि जो सर ने कहा ना, अनु सर ने, कि हैं। टेक्सटाइल वाला काम बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लोकल थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा टेक्सटाइल वाले विशेषज्ञ हो, तो लखनऊ की हिस्ट्री, थोड़ा यूपी की जानकारी, थोड़ा अन्य सब्जेक्ट जरूर पढ़ लीजिए। बाय द वे, अगर उस पर वो कम गए तो फिर आपका पूरा ब्लैंक जाएगा वो। हम्म। मैम जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे अगर आपको सच में चाहिए कि वो टेक्सटाइल पे क्वेश्चन पूछे, तो आपके पास एक ट्रिक मैं बताता हूँ। जैसे कि नॉर्मल 5 क्वेश्चन मेरे पास है, मैंने लिख लिए हैं, जो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा, हर इंटरव्यू के पास आता है। पहला, अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में बताते वक्त ये कुछ ऐसा हिंट कर दीजिए टेक्सटाइल के बारे में कि वो काउंटर क्वेश्चन टेक्सटाइल पे कर दें, पहली चीज। दूसरा, अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइए, आपका एक अचीवमेंट कम से कम टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ हो, तुरंत काउंटर क्वेश्चन टेक्सटाइल पे कर देंगे आप। ऐसा आपको अगर एसडीएम ये XYZ पद दे दिया जाता है, तो आप किस क्षेत्र में प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा टेक्सटाइल का भी उसमें हिंट डाल दीजिए, अपने आप टेक्सटाइल पे क्वेश्चन बनेंगे। हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, तुरंत टेक्सटाइल का बैकग्राउंड दीजिए कि मैंने यहाँ वर्क किया इसी सेक्टर में, इससे मुझे मेरे अंदर ये मेरिट आई, इस वजह से मुझे आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करना चाहिए ऐसा लगता है मुझे। वहां पर आपने टेक्सटाइल जोड़ दिया। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ आपने बताई कि आप, मेरी ये स्ट्रेंथ है, इसका कारण क्या है, क्योंकि टेक्सटाइल में काम करते हो तो वहां पर ऐसा ऐसा मेरे अंदर ये मेरिट आ गई। आपकी वीकनेस क्या है, तब भी उसका एग्जांपल टेक्सटाइल में दे दीजिए। अगर आपको वाकई में टेक्सटाइल के अंदर मोड़ना है इंटरव्यू को, तो ये 5-6 क्वेश्चन जो नॉर्मल है उसके उत्तर ऐसे तैयार कीजिए, थोड़ा बहुत उसमें टेक्सटाइल का इंट आ जाए, अगर अगर सच में आपको ले जाना है तो। बस इतना है। एक क्वेश्चन जो सर ने पूछा था हड़प्पा वाला, वो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इस बार ऑप्शनल है नहीं, तो यूपी स्पेशल हो सकता है ज्यादा पूछे क्वेश्चंस, क्योंकि ऑप्शनल वाला उनका स्कोप खत्म हो गया। तो नहीं नहीं, आज सहारनपुर में, सर हाँ शिवांग सर, सहारनपुर में 2 साइट हैं, बड़गांव और हुलास, और बागपत में है सनौली, और मेरठ में है आलमगीरपुर। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है बागपत की सनौली, क्योंकि बागपत की सनौली एकमात्र साइट है जिसके जिसके उत्खनन के बाद हम ये पूर्व की मान्यता खंडित हो गई है कि हड़प्पन जो व्यक्ति थे वो शांतिप्रिय होते थे। क्यों? क्योंकि अभी तक जितनी भी साइट्स थी इंडस वैली की, वहां पर सिर्फ आक्रामक हथियार पाए गए। आक्रामक हथियार का मतलब जानवरों का शिकार करने वाले हथियार, मैं और आपसे रक्षात्मक उपकरण पाए नहीं गए।
सनौली एकमात्र साइट थी जहां पर रक्षात्मक उपकरण पाए गए। इसका मतलब यह था, रक्षात्मक उपकरण पाए जाने के सीधा मतलब कि आप लोग युद्ध करते थे तभी रक्षात्मक था आपके पास, आक्रामक केवल उसमें यूज होते हैं हथियार शिकार करने में। तो इससे जो अब जो हिस्ट्री राइटिंग हो रही है, हिस्ट्री की री राइटिंग हो रही है, इतिहास का पुनः लेखन हो रहा है हड़प्पा के बारे में, वो सनौली साइट को कोट करते हुए अब विशेषताएं बताई जा रही है कि भाई इंडस वैली जो सिविलाइजेशन के लोग थे वो सिर्फ रक्षात्मक नहीं थे बल्कि आक्रामक भी हुआ करते थे, और युद्धक प्रजाति भी थी, शांतिप्रिय नहीं थी। ये सबसे सनौली इम्पोर्टेंट है। रथ वगैरह जो मिला है ना सर, तो आप सर हाँ सनौली से सर। जो भाले वगैरह रथ निकले ना सनौली से, हाँ हाँ मेरे हाँ। गांव के जानने वाले उन्होंने खुदाई की उसकी। मैं अच्छा आपके अच्छा गांव में कभी आपसे मिलवाएंगे, दूसरा आएंगे मेरे गांव में, तो हमारे यहाँ है, मेरे परिवार के हैं, वो अच्छा उससे अच्छा। मैंने, तो अभी बागपत में ही है वो, सनौली से जो रथ और जो भाले आले खोदे उन्होंने, तो मैंने उनसे बिल्कुल पूछा बिल्कुल। शायरी से, और हाँ 1-2 घंटे में बताया भी। जी खैर, जी सर। इसी वाला आज इंटरव्यू हुए हैं पीसीएस के 5 तारीख को, तो उनमें से यस सर। बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज किस एक में, बार कौन? आज इंटरव्यू चल रहा है ना, 5 तारीख से स्टार्ट हो हाँ गया है, तो यूपी उसमें, स्पेशल के। हाँ, तो उसमें बहुत क्वेश्चन हुए जो मेरे 1-2 स्टूडेंट देकर आए हैं, उन्होंने मुझे हाँ हाँ। बताया भी कि मतलब सर सर तो आप सर एक चीज कर सकते हैं सर, जो अपना ग्रुप है उसमें सर जो ट्रांसक्रिप्ट है उनसे टाइप करा के आप इसमें शेयर करवा दीजिए, तो सबको हेल्प मिल जाएगी सर। इस, हाँ मैं पैसा करूंगा, पूछूंगा है उससे। ना सर, उनसे अगर उनको 6-7 क्वेश्चन भी याद हो तो अपना नोट करके दे दें और वो आप इसमें शेयर कर दीजिए, या फिर पेन कॉपी से ही लिख देना, टाइप कर पाए तो। इस काफी ठीक है मैडम, और कोई डाउट? बेस्ट ऑफ लक आपको, हमारी शुभकामनाएं कि जल्दी आप इस बार सिलेक्शन पाएं, बहुत बेहतर पोस्ट आपको मिले। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर, प्लीज थैंक यू गुड नाइट, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा हो गया मैं देख रहा हूँ। सर, इट्स ओके। थैंक यू सर। थैंक यू आप सर। निकल जाओ। ओके। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट सर को। ठीक है मैडम, ऑल द बेस्ट दीजिए बढ़िया से। थैंक यू सर। इसको कट कर देना है, मैं आपसे अपने उधर से। हाँ जी, हाँ जी, मैं एडिट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ऐसा आप करना, तुम वीडियो टेलीग्राम पे भेजना है एक बार, शायद ठीक इस है पे सर। ना, हम्म। टेलीग्राम पे अगर भेजोगे तो फिर बाद में इसको हम लोग देख। ठीक है, मैं वो एक अब, से बन जाती है। है सर, हाँ बोलो बोलो। मैं ये इसको जो है पब्लिक कर देता हूँ, और कोई देख नहीं पाएगा। वो मेरी हाँ नई ईमेल आईडी है, जब तक ईमेल आईडी किसी के पास नहीं होती तब तक ऐसे पब्लिक में भी नहीं दिखता है। तो नई ईमेल पे करके मैं आपको सारे लिंक शेयर कर देता हूँ, आप हाँ, जो डाउनलोड करना कर है लेना टेलीग्राम फिर। पे, टेलीग्राम पे भेज देना, जैसा भी हो, जो एक बार, जैसा हाँ, सजेस्ट। एक बार मैं ट्राई करता हूँ। टेलीग्राम पे नंबर कौन सा है सर आपका? टेलीग्राम पे मेरे अनुपम सर के नाम से ही है, वो उधर से अच्छा, मिल जाएगा। नंबर 99 वाला है, 9935 वाला, नाइन नाइन ठीक थ्री है, फाइव नाइन डबल जीरो फोर ठीक है सर, इसलिए ठीक। इसलिए नहीं करेंगे, कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, मतलब उनको लगता है कि अभी हमारा वीडियो कौन देखे, क्या है, वो बात की बात है, तो जी थोड़ा जी जी, इसलिए पब्लिक कभी नहीं वो करते। कॉन्फिडेंशियल ही होता है हाँ सर। उसको वैसा ठीक है ठीक है ठीक है फिर, जी, करिए। ठीक है ठीक है सर, सर। ज्यादा परेशानी है तो इनसे दूर दिखाएगा। ओके ओके, ठीक है चलिए सर, फिर। थैंक यू, आप लोगों से इतना कुछ सीखने को मिला मुझे भी। अरे नहीं, बहुत हमारे लिए बेहतर है कि आप तुम चंडीगढ़ भाई बैठ। शिवांश, शिवांश सर तो भैया पक बैठ जाते हैं, पेट को ना अच्छे से रगड़ते हैं शिवांश नहीं सर। नहीं नहीं, मजा शिवांग, आता है यार सुनने मैं तो डायरी लेके बैठता हूँ, शिवांग सर जो जो बोलते हैं ना, में। मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ में वो चीजें। मुझे मुझे कभी कभी लगता है कि कोई कोई सर डांट ना दे कि भाई इतना क्यों टफ बोल रहे हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं ये तो सूरज, फिर ये बोर्ड की ताकत हो जाती है जो आप कर रहे हैं ना। ढीले हाँ सवाल पूछते हैं और आप रगड़ के पूछते हो। जैसे अभी और शिवांग मैं तो सर, बिल्कुल ही उस जगत से भी आता जिस जगत में हो आप लोग। काम दूसरा है, लेकिन फिर भी मुझे लगा लिया तो बस। जैसे अभी शिवांग सर पूछ रहे थे ना, मेरा जो टीसीएस का इंटरव्यू था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बीटेक में, उस हम्म, तरीके का मुझे पैनल मिला था। अच्छा इतना रगड़ा था, इतना रगड़ा था, बस रोए नहीं वहां पे, ये वाली हम्म, हाल हो गई थी। अच्छा शिवांग सर अच्छा। हाँ जी। यार तुम तो बिल्कुल बिल्कुल शिवानंद सर को क्रूर तुम नहीं 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 सर, शामिल अब करते उस जो चीज, कि नहीं नहीं, मैं नहीं वो था। ऐसा अब इसलिए है सही। ना कि जैसा जिसका एक्सपीरियंस होता है, मेरे जो दोनों इंटरव्यू थे वो क्रूर ही थे। ऐसा रगड़ा तो मेरे अंदर इंटरव्यू का मतलब वही है कि एकदम सब पे क्रॉस क्वेश्चंस ऐसा करते जाओ। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, वो टीसीएस के टाइम एक इस तरीके कंडीशन बन गई थी ना, 4 शुरू की कंपनी आई थी, चारों में नहीं हुआ था मेरा, तो 5वीं में ये था भाई हो जाए किसी तरीके से, हाँ हाँ लेकिन हाँ हाँ। पैनल ऐसा मिल गया, फिर वो वही चीज हो गई। कोई बात हम्म, नहीं, फुल तैयारी है आपके, चंडीगढ़ हम सूरत से साथ में आएंगे, चंडीगढ़ बिल्कुल पास में सर रहने वाले। अब सारे लोगों को ठीक है आना सर, पड़ेगा, ठीक है, आइए। शिवांग सर को भी छुट्टी ठीक है लेके सर, आना पड़ेगा। मैं हाँ मैं तो सोच रहा हूँ पहले आप लोग मुरादाबाद एकेडमी आ जाइए, घुमा देते हैं अरे सर, एकेडमी।
बस अब आशीर्वाद ये दीजिए कि अगली बार आप ले मेरा इंटरव्यू सर। हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब आप सीधे वैलिड तरीके से आना चाह रहे हैं हाँ एकेडमी। जी 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 तो जी उसके लिए भी शुभकामनाएं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है सर, फिर चलते हैं सर, मेरी ट्रेन है, मैं भी लखनऊ में हूँ, मेरी 11 बजे ट्रेन है सर, मैं अच्छा जी, चलता अच्छा, ठीक है, हैप्पी जर्नी सर। हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। ठीक है सर, मैं भेजता हूँ आपको, राइट। ठीक है, इसको काट दो इधर से, है ना? हाँ हाँ जी सर, हाँ, ओके, थैंक यू।